अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व सर। बिशवाली आपको आवाज़। सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, एमएसए 2 से रिलेटेड हमारा सेशन शुरू होने जा रहा है जी, जून 2025, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल अटेम्प्ट है एमएसए 2 के स्टूडेंट्स के लिए। उसके लिए एक हमारा सेशन है, पोस्ट रिजल्ट सेशन। सर फुरकान मेरे साथ हैं। सर फुरकान, आर यू विद अस? जी सर। जी सर, आपको आवाज़ आ रही है जी क्लियर? जी, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो आज का एजेंडा जो है वो एमएसए 2 से रिलेटेड है। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ये इंट्रो सेशन नहीं है एमएसए 2 का। एमएसए 2 का इंट्रो सेशन ऑलरेडी हमारा हो चुका था कुछ टाइम पहले। कंसिडरिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट अटैम्प्ट थी, इस अटैम्प्ट में एमएसए 2 पास करना ज़्यादा ज़रूरी है एज कम्पेयर टू प्रीवियस अटैम्प्ट, तो हमने पहले ही एमएसए 2 का इंट्रो सेशन कर लिया था रिजल्ट से पहले, पेपर्स के बाद। तो वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप चाहें तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, या हम जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें इंशाल्लाह इसका लिंक शेयर कर देंगे। तो मैं सर सऊद तारिक, मेरा नंबर भी नोट कर लीजिए आप। और बल्कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी इंशाल्लाह आ जाएगा। और सर फुरकान है, हम लोग दोनों सेशन कंडक्ट कर रहे हैं जी, एसटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म से। अच्छा जी, तो आज का एजेंडा बस फास्ट फॉरवर्ड लेके चलेंगे जी। बहुत हमने इंपॉर्टेंट बातें करनी है। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ पे बात कर दूं कि आज एमएसए 2 की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ गई है कि शायद जून 2025 शायद जो है वो हमारी आखिरी स्कीम, आखिरी पेपर होगा, आखिरी अटेम्प्ट होगी विद ओल्ड स्कीम। और शायद दिसंबर 2025 में जो है वो नई स्कीम आ जाए, जो अभी फिलहाल आईकैप कोशिश कर रहा है कि अप्रूवल मिल जाए गवर्नमेंट से। तो वो अगर जून 25 या उससे पहले अप्रूवल मिल जाती है तो जून 25 विल बी लास्ट अटेम्प्ट। और फिर दिसंबर 25 में जो है न्यू स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगी जिसमें एमएसए 2 नहीं है। और अगर किसी वजह से स्कीम अप्रूव होने में डिले हो जाता है, गवर्नमेंट के मामलात हैं, कुछ कह नहीं सकते, जून 25 तक या उसके बाद जो है जाके एग्जाम जो है गवर्नमेंट जो है इसको अप्रूव करती है, तो फिर दिसंबर 25 जो होगा वो फिर ओल्ड स्कीम से हो जाएगा। ठीक है जी, तो फिलहाल जो चांसेस नजर आ रहे हैं वो यही नजर आ रहे हैं कि शायद दिसंबर 25 तक जो है ये स्कीम नहीं रहेगी, और ये मोस्ट प्रॉब्ली लास्ट अटेम्प्ट होगी। अच्छा, इससे फर्क ये पड़ता है कि जो नया हमारी स्कीम है उसमें एमएसए 2 नहीं है। ठीक है जी, न्यू स्कीम में जो है वो एमएसए 2 नहीं है, न्यू स्कीम में जो है एक केस स्टडी पेपर है बहुत बड़ा सा। ठीक है जी, वो केस स्टडी पेपर मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूंगा आगे जाके। ठीक है, थोड़ा सा हमने उस पर भी एक वीडियो बनाई हुई है, तो मैं ज्यादा बात उस पर भी नहीं करूंगा, उसका भी एक सेपरेट वीडियो छोटा सा मौजूद है 10-15 मिनट का। तो न्यू केस स्टडी पेपर जो है, बस इतना मैं कहूंगा कि एमएसए 2 का पेपर अगर 10-12 पेजेस का होता है तो वो तकरीबन 23 पेजेस का है। एक ही सिनेरियो होगा और वो 23 पेजेस पे चलेगा। उसका एक महीने पहले आपको केस स्टडी दे दिया जाएगा, फिर उससे जो भी सवाल बन सकते हैं, जितने भी सवाल बन सकते हैं, जिस भी एरिया से बन सकते हैं वो बनेंगे। एमएसए 2 का एडवांस वर्जन इसलिए क्योंकि उसमें अकाउंटिंग और ऑडिट नहीं है, उसमें यही एमएसए 2 की चीजें, बीएफडी परफॉर्मेंस मेजरमेंट एरिया, जो मैं आपको सिलेबस बताऊंगा उसकी चीजें हैं। मगर बहरहाल एक नया कोर्स पढ़ना जिसका कोई पास पेपर भी नहीं है, जिसका स्टडी मटेरियल भी क्लियर नहीं है, ठीक है, जिसका जो है वो क्या कहते हैं अभी कुछ अता पता ही नहीं है, सिर्फ इतना पता है कि आईकैप ने एक मॉडल पेपर दे दिया है, उसको पास करना, और एमएसए 2 जैसे पेपर को पास करना जिसकी ऑलरेडी हिस्ट्री है, जो विंटर 2016 से लेके हो रहा है, जिसका स्टडी रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, जिसके अच्छे टीचर्स भी अवेलेबल हैं। तो वहां पे मैं समझता हूँ कि क्या कहते हैं ये पास करना नस्बतन आसान है। और सोने पे सुहागा ये कि इसका पासिंग परसेंटेज भी अच्छा है। किसी को पता है एमएसए 2 का पासिंग परसेंटेज कितना है? एमएसए 2 का पासिंग परसेंटेज 40% प्लस हो गया जी। ठीक है, ये एग्जामिनर कमेंट भी कुछ मेरे पास रखे हुए हैं पुराने, ये देखें 42% विंटर 2023 में आया, समर 2023 में 40% है। ठीक है, ये बहुत पहले जो है कम हुआ करता था। सही है, तो आप देखें इसकी पासिंग परसेंटेज भी जो है वो काफी इंप्रूव हो गई है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि अभी लास्ट अटेम्प्ट में भी जो है बहुत अच्छा पासिंग परसेंटेज आया था, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इसको पास करना भी आसान है। 40% आई थिंक इज अ वेरी गुड नंबर कंसिडरिंग सीए फाइनल में मेरे ख्याल से आई थिंक सी फैप के पेपर में भी 40% आसानी से नहीं टच होता। एसपीएम बीच में आसान आ रहा था, वहां भी मेरा नहीं ख्याल किया 40 गया, बीएफडी भी आपको पता है 40, वन सा ब्लू मून जाता है, वन सा ब्लू मून जाता है। तो ये कंसिस्टेंटली 40% प्लस जा रहा है, 42-43%। इस बार भी आपने देखा माशाल्लाह 488 बच्चा क्वालिफाई हुआ है, आई गेस 480 प्लस बच्चा क्वालिफाई हुआ है। और एमएसए 2 भी बहुत सारे लोगों का पास हुआ है, तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पास एमएसए 2 इन दिस अटेम्प्ट, बाय हुक और बाय को कुछ भी करके आपने करना है। अच्छा, सवाल ये है कि इसमें बहुत सारे वो स्टूडेंट भी है, तो मैं एजेंडे पे आता हूँ। एजेंडा हमारा क्या है जी आज का? क्विकली क्विकली हम एजेंडे पे बात कर लेते हैं। एजेंडा ये है कि पहले मैं अपने एरिया की बात कर लेता हूँ, फिर सर फुरकान हमारे साथ मौजूद है जी। थैंक यू सर फुरकान वंस अगेन। आपकी काफ़ी एफर्ट्स हैं और बच्चे बड़े रिगार्ड करते हैं एमएसए 2 के। तो एक तो ये थैंक क्या, यू सर। बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि क्विक, जिसे कहते हैं ना कि इंट्रो ऑफ एमएसए 2, ज़्यादा बड़ा इंट्रो नहीं देंगे हम। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे कि मैं अपने एरिया में बात करूंगा बीएफडी प्लस परफॉर्मेंस मेजरमेंट एरिया इन एमएसए 2, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और कौन कौन सा एरिया जो पूछा जाता है उसको कैसे कवर किया जाए। ठीक है जी,
तो ये, और उसके बाद एक हम बात कर लेंगे कि भैया ये अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक है, एक ब्रॉड अप्रोच, माइनर अप्रोच जो है, ब्रीफ अप्रोच जो है वो मैं, सॉरी क्या कहते हैं, एक ओवरव्यू मैं आपको दे दूंगा। बाकी उसका माइक्रो लेवल पे अप्रोच का डिटेल जिसे कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप अप्रोच अभी आपको सर फुरकान बताएंगे। ठीक है जी। अच्छा, ब्रॉड अप्रोच एंड इस कोई अगर रीटेक कर रहा है, ठीक है, रीटेक कर रहा है या खुद से पढ़ रहा है सेल्फ स्टडी, तो उसको क्या करना चाहिए इस पे भी हम बात करेंगे। ठीक है जी, वो जाहिर सी बात है, कोई हर बंदा जाहिर सी क्लासेस में शायद इंटरेस्टेड ना हो, तो कोई बात नहीं, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, रीटेक कर रहे हैं, उनके लिए भी ये हमारा आज का सेशन एंड तक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर फुरकान का जो एजेंडा होगा उसमें जो है वो पूरी डिटेल अप्रोच आएगी। और इसके अलावा जो है ना क्या कहते हैं, जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, ठीक है ना, जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चों ने की हैं, वो भी सर फुरकान जो है आपको बताएंगे। स्पेसिफिक जो दिसंबर 24 से रिलेटेड है वो भी बाद में डिस्कस होंगी, आज तो शायद टाइम नहीं बचे उसके लिए। और जो जनरलाइज हम देख रहे होते हैं, जो सर फुरकान लोग आंसर चेक कर करके आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, जो हमारा अपना एक फीडबैक रहा है, वो आपसे सारा का सारा डिस्कस होगा सेकेंड पार्ट में, जो सर फुरकान कराएंगे, जो मेन पार्ट है। सर अच्छा, सर आगे एक सेंटेंस में अगर मैं सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ सर। सर। जी। एक सेंटेंस में कहूँ तो आज इंशाल्लाह जो है ना सेशन के बाद हम सब मुझ समेत बिल्कुल क्लियर होंगे इंशाल्लाह कि अप्रोच क्या है, पहले दिन से हमें किस तरीके से लेके चलना है, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ। जी सर, बस बिल्कुल ये सही, वन। डे वन से लेके अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए। ठीक है, एमएसए 2 पास करने के लिए प्रोवाइडेड, जो मैंने आपको बताया इतना बैकग्राउंड, कि वो हम हमारी क्लैरिटी होगी हम सबकी इंशाल्लाह सेशन के एंड में। ठीक है जी। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, ग्रिड आपके सामने एमएसए 2 की, मैं अगेन एमएसए 2 के सिलेबस पे बात करूं, तो सिलेबस हमारे पास एमएसए 2 में क्या क्या आता है देखें जी। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसे हम एसपीएम का एरिया कह लें, या जिन लोगों ने पहले एसपीएम से पहले बीएमएस पास किया हुआ है वो एरिया कह लें, तो वो तकरीबन तकरीबन टीचिंग आर्ट्स को छोड़ देंगे। टीचिंग आर्ट्स हमारे डिफरेंट जा रहे हैं, टीचिंग आर्ट्स से रिलेटेड ही मैं बता दूंगा। हाँ, इसमें ब्रॉड अप्रोच और हमारा प्लान भी एक बना हुआ है एमएसए 2 का, वो भी शेयर करना है मुझे आपसे। ठीक है जी, वो मैंने निकाल के रखा हुआ है। अच्छा खैर, तो वो 40 से 50, 40 से 50% वेटेज, यानी कि आधा पेपर वो है जो जो है ना क्या कहते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से रिलेट करता है। बहुत सारे लोगों का ये गुमान है कि खाली एसपीएम की समरीज हम रिवाइज कर लेते हैं, या एसपीएम का नोट्स हम रिवाइज कर लेते हैं तो हमारी एमएसए 2 की तैयारी हो जाएगी। नहीं, ये आपकी भूल है। जिस तरह मैं अभी बीएफडी और परफॉर्मेंस मेजरमेंट एरिया में आपको बताऊंगा कि सवाल डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है। सवाल बीएफडी वाले तरीके से नहीं पूछा जाता है, स्टाइल बहुत डिफरेंट है। कुछ लोगों को याद होगा मैंने बीएफडी के अंदर भी कुछ एमएसए 2 के सवाल करवाए थे, अगर किसी को याद हो जिसने मुझसे बीएफडी पढ़ा हो, तो वहां उसको आइडिया होगा कि हाँ यार, एमएसए 2 का फ्लेवर बहुत ही डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आप बीएफडी के लेवल पे रह के एमएसए 2 कर सके, सेम उसी इतना एसपीएम के लेवल पे रह के अगर आपको लग रहा है कि एमएसए 2 हो जाएगा तो बहुत मुश्किल है। हो सकता है किसी का हो भी गया हो, मगर चांसेस काफी कम है। बीइंग अ टीचर हम समझते हैं कि उसमें एक एक्स्ट्रा स्किल्स ऐड करने पड़ते हैं, खाली एसपीएम की नॉलेज पे बात नहीं की जाती। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद फाइनेंशियल एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया, ये मेरा फेवरेट एरिया है जी। इसमें फाइनेंशियल मीन बीएफडी का एरिया, परफॉर्मेंस मेजरमेंट जो एसपीएम से आ रहा है, क्योंकि मैं एसपीएम भी पढ़ा रहा होता हूँ, तो वहां पे भी परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया मैं देखता हूँ। तो एक इसके अंदर जो है मैं कहूंगा कि एसपीएम का एरिया। ठीक है जी। और अच्छा, ठीक है, फरीद टेक्सटाइल, बिल्कुल जी मैसम, आपने सही आइडेंटिफाई किया। अच्छा, उनके लिए भी बता देते हैं जिन्होंने बीएफडी और एसपीएम बहुत पहले पास किया, ये भी मेरे पास क्वेरी आई थी कि उनके लिए क्या है। उनके लिए मैं ये प्लान पे आऊंगा ना, हमारा एक एक्सेल बेस्ड प्लान बनाया, उस पर बात करेंगे। सही कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अनफॉर्चुनेटली जो है वो किसी वजह से एमएसए 2 पास नहीं कर सके, और हालांकि उनका बीएफडी एसपीएम बहुत पहले ही पास हो चुका है, उनके लिए भी बात की जाएगी। अच्छा, एसपीएम एरिया है, बीएफडी का एरिया है। ठीक है जी। परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया वैसे तो एसपीएम के अंदर आता है, मगर मैं अलग से भी लिखूंगा, परफॉर्मेंस मेजरमेंट की बहुत इंपॉर्टेंस है, और लास्ट अटेम्प्ट में भी परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया आया है। ये तकरीबन हर दूसरी अटेम्प्ट में आ जाता है। उसके अलावा इसमें और क्या क्या आता है जी। इसके अलावा आप देख सकते हैं, उसके अलावा टैक्स प्लानिंग का एरिया जो कि 5 से 15 मार्क का आता है, नॉर्मली 10 मार्क आप समझ लें। टैक्सेशन का एरिया आता है। अच्छा, क्या C5 पास करना जरूरी है एमएसए 2 के लिए? नहीं, आईकेप की तरफ से कोई कंडीशन नहीं है। तो जब आईकेप ने कोई कंडीशन नहीं लगाई तो आप क्यों कंडीशन लगाते हैं? तो सर क्या हमने C5 अगर नहीं पढ़ा एमएसए 2 दे सकते हैं? जी दे सकते हैं। ठीक है, दिक्कत होती है इस एरिया में, इस एरिया में बिल्कुल दिक्कत होती है, क्योंकि ये टैक्सेशन का बहुत बड़ा एरिया है। अब वो 5 मार्क का 10 मार्क का क्या पूछ ले, ये हमें नहीं पता होता, मगर हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। सरफुरकान खुद माशाल्लाह टैक्स डिपार्टमेंट में होते हैं एक बहुत बड़ी फर्म के। ठीक है जी, अच्छी पोजीशन पे, तो वो टैक्सेशन के एरिया को भी कवर करा देते हैं एमएसए 2 के लिए। ठीक है, तो वो वहां से इंशाल्लाह आपको पोर्टल से मिल जाएगा। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एथिक्स, तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड कोर्स है। ठीक है जी। और मैं समझता हूँ कि ये जो वेटेज है ना, ये वेटेज को लोग नहीं फॉलो करते सही तरीके से। लोग का ज्यादा वेटेज फोकस यहाँ पे होता है। सर फुरकान भी अपने सेशन में कह रहे होते हैं, खुदारा भाई कि आप पूरे 100% पे फोकस करें। लोग नॉर्मली ये एरिया फोकस करते हैं
और दूसरा ये एरिया बहुत निगलेक्टेड होता है। ये तो चले टैक्सेशन का एरिया, तो ये कि लोग कुछ टैक्स पढ़ रहे होते हैं तो वो फिर भी देख लेते हैं, बाकी लोग भी अल्लाह तवक्कल जाते हैं। और कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एथिक्स का एरिया भी बहुत ज्यादा नहीं वो किया था, मतलब एफर्ट मैं देखता हूँ कि ग्रेड के चार, अगर लेट से ABCD चार लेवल्स हैं, तो एक लेवल पे बहुत ज्यादा मेहनत हो रही होती है और बाकी लेवल पे नहीं हो रही होती। ये मैंने भी जब फीडबैक लिया, अभी लोगों से बात हुई कॉमन मिस्टेक्स में, जब अभी सर फुरकान बात करेंगे तो वहां पे ये बात भी जो है उसमें कवर की जाएगी कि हमारी कवरेज अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, BFD परफॉर्मेंस मेजरमेंट एरिया में मेन टॉपिक्स कौन से हैं, मैं इस एरिया की मेन टॉपिक्स की बात कर लेता हूँ। मेन टॉपिक जो हमारे इसमें ज्यादातर पूछे जा रहे होते हैं MSc2 में, वो मर्जर्स एक्विजिशंस का एरिया होता है, क्योंकि आपको पता है केस स्टडी पेपर है, पूरी दुनिया में मर्जर इक्वेशन हो रहा है। वो जैज वारिस के बाद अभी किसका मर्जर हुआ था, टेलीनॉर का मर्जर हो गया ना भाई, यूफोन के साथ। हाँ भाई, पता है ना सबको। बैंक्स में बड़े मर्जर हो रहे होते हैं। अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक, खैर पुरानी बात बता रहा हूँ मगर बता रहा हूँ कि ये मर्जर था अभी वो मेट्रोपॉलिटन बैंक। एक जमाने में बहुत पहले मोबाइल आते थे सोनी और एरिक्सन के, सोनी एरिक्सन के, तो वो सोनी एरिक्सन वाज अ मर्जर। तो कहने का मतलब है मर्जर, अभी ग्लेक्सो इसमें GSK इज अ मर्जर, ठीक है ना। ये जो GSK दवाइयों की कंपनी है ये मर्जर है, ठीक है। अभी भी दवाइयों की कंपनी में कुछ बातचीत चल रही है मर्जर्स की, खैर। तो ना पॉइंट इज, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, पैसा कहाँ से अरेंज किया जाए, ये पैसा मर्जर एक्विजिशन करना है, इसके लिए करोड़ों अरबों रुपए चाहिए, कहाँ से आएंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि आपके पास सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एरिया भी इंपॉर्टेंट होता है, वहां से भी वो वैक वगैरह की कुछ वर्किंग करा लेता है। NPV भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की चीजें भी पूछ लेता है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अलावा ये सेंसिटिव एनालिसिस को बहुत ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि सेंसिटिव एनालिसिस आपको परसेंटेज एनालिसिस एनालिसिस पे लेके जा रहा होता है, ठीक है। फॉरेक्स का एरिया भी जो है वो आपसे पूछ रहा होता है, पोर्टफोलियो चोरी नहीं पूछ रहा होता, पोर्टफोलियो चोरी ज्यादा नहीं आता, ठीक है। फॉरेक्स मतलब हेजिंग का एरिया। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, वर्किंग कैपिटल का एरिया जो है वो पूछ रहा होता है। वर्किंग कैपिटल का एरिया अनफॉर्चुनेटली पहले BFD में था, अब हट गया है। किसी ने पुराना BFD दिया है, पुरानी स्कीम वाला BFD, यानी कि 3-4 साल पहले जो BFD होता था, अगर आपको याद हो तो उसमें BFD में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पोर्शन होता था, उसमें ट्रांसफर प्राइसिंग होता था, उसमें बजटिंग होता था, उसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता था, उसमें रेलिवेंट कॉस्टिंग होता था, उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग भी होता था। अभी लीनियर प्रोग्रामिंग अभी भी पढ़ते हैं मगर लिमिटेड पढ़ते हैं BFD में। तो खैर वहाँ पे एक वर्किंग कैपिटल भी होता था जो अब MFA कैप 6 में चला गया। तो ये एरिया भी लोग नॉर्मली छोड़ के जा रहे होते हैं, इसके मैंने लेक्चर भी अलग से पोर्टल में डाल दिए हैं मेन एरिया में, ठीक है। तो खैर मेन एरिया क्या होता है, ऑप्शनल क्या होता है, ये मैं आपको पोर्टल पे दिखा दूंगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ अदर टॉपिक भी हैं जो कभी कभार वो पूछ लेता है, जिसमें आपके पास APV आ जाता है, लीज और बोरो आ जाता है, एसेट रिप्लेसमेंट आ जाता है, ठीक है ना। बिजनेस वैल्यूएशन इसी में कवर है, मर्जर इक्विजिशन, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि BFD का, अच्छा अब सवाल ये कि ये एरिया कवर कैसे किया जाए, ये एरिया कवर कैसे किया जाए, क्या सारे लेक्चर वापस लिए जाए, नहीं। इसको कवर करने का तरीका जो मैं कहूँगा सबसे कॉमन है ना, वो ये है कि आपके पास, मैं अक्सर कहता था जब आप BFD मुझसे पढ़ते थे, तो मैं आपसे कहता था कि प्रॉपर BFD का रजिस्टर बनाए। तो आपने कोई BFD का रजिस्टर बनाया होगा अगर अपना, तो BFD के रजिस्टर से रिवीजन करें, ठीक है ना। BFD के रजिस्टर रिवीजन करेंगे, नहीं सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लिमिटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड ऑल कॉन्सेप्ट्स। क्वेश्चन लिमिटेड सॉल्व किए जाएंगे, बहुत ही लिमिटेड, मगर कॉन्सेप्ट सारे के सारे आपने कवर करने, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि सर मैंने तो BFD पास किया था 3 साल पहले, मेरा रजिस्टर तो खो गया, ठीक है। अच्छा, BFD ऑलमोस्ट सारा कह सकते हैं, 100% मैं इसलिए नहीं कहूंगा, 2-4 टॉपिक हैं जो नहीं आते हैं ज्यादातर ना, मतलब वो नहीं पूछता, तो वो खैर हम कह सकते हैं कि यार क्या कहते हैं, छोड़े जा सकते हैं, पोर्टफोलियो थ्योरी छोड़ देते हैं हम, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी से वो ज्यादा बात नहीं करता, ठीक है। तो इस तरह की चीजें नॉर्मली वो जो है ना क्या कहते हैं, आप कह सकते हो कि यार ठीक है छोड़ी जा सकती है, मगर ओवरऑल वैसे BFD का अच्छा खासा क्वांटम है जो आना चाहिए। मगर वही बात है कि मैंने जैसे कहा कि लोग लास्ट में रखते हैं। अच्छा, इसको रिवीजन का तरीका ये हो गया, और अगर लेट से 3 साल पहले लेक्चर लिए हुए हैं आपने BFD के, भूल गए हैं, तो कोई मसला नहीं है, हमारा पोर्टल जो है ना उसमें मौजूद है BFD के लेक्चर्स। मैं अगर आपको थोड़ी सी अपने पोर्टल की वो बता दूं कि हमारी जो है ना क्या कहते हैं, ये एक वो है, आप आई होप आपके स्क्रीन पे आने लग गई होगी, ये पूरी हमने ना अपने पोर्टल को तोड़ दिया है। अगर आप इसे देखेंगे तो हमारे पोर्टल पे ये देखेंगे मैंने इसको, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 3 हिस्सों में तोड़ दिया, 1, 2, 3, मैंडेटरी, रिकमेंडेड और ऑप्शनल। तो BM एरिया अलग कर दिया, BFD एरिया अलग कर दिया, एथिक्स अलग कर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये सारे लेक्चर्स की डिटेल आ रही है कि कौन सा मैंडेटरी है, कौन सा ऑप्शनल है, ये सारी ग्रेड आपको शेयर हो जाएगी जब आप क्या कहते हैं इनरोल होंगे, खैर। तो अच्छा, बताने की मकसद ये नहीं था, ये तो बाद में बात होगी, सेल्फ स्टडी स्टूडेंट से भी बात हमें करनी है। ये देखें ऑप्शनल के नाम से पूरा टैब है, ये देखें,
ऑप्शनल के नाम से जो टैब है इसमें इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आ रहा है, देखें बीएफडी एरिया, ठीक है, बीएफडी के सेशंस की लिमिटेड रिकॉर्डिंग रेलेवेंट फॉर एमएसएटी, पूरा बीएफडी नहीं डाल दिया गया है क्योंकि जाहिर सी बात है पूरा बीएफडी, इतना टाइम नहीं है ना आपके पास कि आप सारा बीएफडी के लेक्चर जो है वापस से पढ़ें, वापस से लें। तो जो भी मिनट्स हैं ये सारे मिनट की मेंशन है कि 40 मिनट का है, 114 मिनट का है। फिर उसके बाद वैक और एमएम थ्योरी, इसका एक पोर्शन डाल दिया, एपीवी सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है, ये अभी मैंने कहा था सोर्स ऑफ फाइनेंस आता है, वैक आता है, एमएम थ्योरी लिमिटेड है, एपीवी आता है, ठीक है, बिजनेस वैल्यूएशन मैंने कहा था आता है, ठीक है, ये देखें इसके भी लेक्चर डाल दिए गए, लिमिटेड लिमिटेड, सही है। तो जो लोग सवाल कर रहे थे कि जी हमारा अगर बीएफडी बहुत पहले पास हुआ हुआ है तो कोई टेंशन नहीं आपके लिए, फॉरेक्स, लेकिन मेन जो एरियाज हैं सारे के सारे मौजूद हैं इसमें। तो ये सारे, ये वो ऑप्शनल वाला टैब है, ठीक है, आप देख सकते हैं। एक नॉर्मल टैब भी है हमारा, नॉर्मल टैब में भी वर्किंग कैपिटल का लेक्चर कंफर्म है, ये लेने के लेने, ये भी बीएफडी के लेक्चर हमने यहाँ डाले हैं, मगर ये वो है। अच्छा, बाकी इसके अलावा आप देख सकते हैं ये मैंने बीएफडी परफॉर्मेंस मेजरमेंट एरिया की अलग से प्रैक्टिस कराई हुई है। अगर आप थोड़ा सा स्क्रीन पे फॉलो करें तो मैंने क्या क्या कराया हुआ है, ये देखें। अब आपको जो सवाल नजर आएंगे ना इसमें, वो नजर आएंगे रेलिवेंट फॉर एमएसए टू, ये देखें, आईसीडब्ल्यू किट का सवाल, ठीक है, होमेज लिमिटेड, आईसीडब्ल्यू किट का सवाल, होबार्ट लिमिटेड, ठीक है। फिर उसके बाद आईकेप का समर 2022 का सवाल। फिर अब मैंने कुछ एक एक्सेल की टेक्निक्स बनाई थी, आईसीडब्ल्यू के सवाल करा दिया। फिर आप नीचे आ जाएं, ब्रिटिश फिल्म, ये आईसीडब्ल्यू का सवाल है। अब आप देख रहे हैं कि ये बीएफडी परफॉर्मेंस मेजरमेंट एरिया के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि खाली बीएफडी के लेक्चर देके मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। आप देखें ये 3 एरिया में मैंने इसको डिवाइड किया, 24 लेक्चर अवेलेबल है और मेजोरिटी इसमें आईसीडब्ल्यू आईसीडब्ल्यू, ठीक है ना, ये आईसीडब्ल्यू, ये आईसीडब्ल्यू, क्योंकि आईसीडब्ल्यू का लेवल अभी भी मैं कहूँगा एमएसए टू से ऊपर है। ये एमएसए टू का आ गया समर 19 एमएसए टू, ठीक है ना, ये आईसीडब्ल्यू आ गया, ये फनल क्रूसेस आईसीडब्ल्यू है, कॉमिक्स केबल आईसीडब्ल्यू है। इसमें सर फुरकान का भी बड़ा एफर्ट है, उन्होंने मुझे आइडेंटिफाई करके दिया, उन्होंने कहा सर ये सवाल आप कराएं ताकि इससे एरिया जो है हमारा स्ट्रॉन्ग। एल्यूमिनियम आईसीडब्ल्यू का सवाल है, प्लम्बराइट, पिकरिंग, टेलम, देखिए मल्टीलेटरल नेटिंग, सेल ऑफ एनसीआई शेयर्स, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, सोर्स ऑफ फाइनेंस, फॉरेक्स, वर्किंग कैपिटल साइकिल। आप समझ रहे हैं कि देखें रिवर्स टेक ओवर एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, रिवर्स टेक ओवर, ये मैंने बीएफडी के स्टूडेंट को भी करा देता हूँ, कभी भी एग्जामिनर आपसे भी पूछ सकता है बीएफडी में रिवर्स टेक ओवर। ये आईकेप का एमएसए टू का सवाल था, बड़ा बेहतरीन, इसमें रिवर्स टेक ओवर पूछा हुआ था, समर 2021 एमएसए टू। तो देख रहे हैं आप पूरा, ये नहीं है कि मैं, आप ये नहीं समझिएगा प्लीज कि मैंने सीफेप के लेक्चर डाल दिए हैं इसमें खाली, नहीं, वो मैंने ऑप्शन में डाले हैं, वो किसी का अगर रजिस्टर नहीं बना होगा तो वो देखेगा, अदरवाइज आपने ये एरिया देखना है। और ये कौन कौन से एरिया इसमें देखें लिखा हुआ भी है, कौन कौन से एरिया कवर्ड हुए हैं इसमें लिखा हुआ भी, परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया, वर्किंग कैपिटल का एरिया, सेंसिटिव एनालिसिस का एरिया है। आप ऑलमोस्ट देखें इक्वल एंड एनुअल कॉस्ट एसेट रिप्लेसमेंट का एरिया होता है, सही है, मर्जर इक्विजिशन, इंटरेस्ट रेट हेजिंग के साथ मर्जर इक्वेशन कैसे मर्ज हो सकता है, दो टॉपिक का मिक्सचर, परफॉर्मेंस मेजरमेंट और लीजो बोरो, ठीक है। देख रहे हैं आप ये सारी की सारी एपीवी एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू, ये सारा का सारा आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कंटेंट है। कुछ मैंने मैंडेटरी रखा है, कुछ रिकमेंडेड रखा है, रिकमेंडेड मीन सेकंड नंबर पे आएगा, और ऑप्शनल मतलब आप चाहो तो ले लो, वो लेक्चर जो है चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो, मगर यार जिनका खाली एमएसए टू है और जो लेक्चर लेने में इंटरेस्टेड है उनको मैं कहूंगा कि आपने फिर ये फॉलो नहीं करना, आपने फिर ये फॉलो नहीं करना, आपके लिए फिर हर चीज ही जो है वो क्या होनी चाहिए, मैंडेटरी होनी चाहिए, ठीक है। जिन लोगों का मैं कहूंगा कि वो है, क्या कहते हैं, उनके लिए हर चीज ही मैंडेटरी होनी चाहिए, वो फिर पूरा कोर्स लेने की कोशिश करें। हमने ये उनके लिए छोड़ा था जिनके 3 पेपर होते हैं मिसाल के तौर पे और एमएसए टू के साथ लॉ दे रहे हैं, लेट से टैक्स दे रहे हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, मैं समझता हूँ कि आपने जो है ना जहन में रखना है। खैर कमिंग बैक टू दिस, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, सरफुरकान सॉरी वंस अगेन यार, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि मैं कम टाइम लूंगा मगर ज़्यादा टाइम हो जाता है। बस एजेंडे के ये हमारा एरिया हो गया, ठीक है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एरिया कैसे कवर करना है, और मैंने आपको बता भी दिया। अगर आप क्लासेस लोगे सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप अपने, आप दो काम करने हैं, आपने पहला काम ये करना है बीएफडी रिवाइज करना है और ऑप्शनल लेक्चर लेने हैं, और दूसरा काम आपने क्या करना है, दूसरा काम नहीं करना है, आईसीडब्ल्यू के लिमिटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये मैंने आपको दिखा भी दिया। जो लोग सेल्फ स्टडी करें कोई बात नहीं, आप खुद ये सॉल्व कर लो, जिसमें इंटरेस्ट रेट हेजिंग भी आ रहा हो, सेंसिटिव आईसीडब्ल्यू इसलिए कह रहा हूँ कि आईसीडब्ल्यू अबव लेवल है, एमएसए टू आज तक मैं समझता हूँ आईसीडब्ल्यू के लेवल पे नहीं पहुंच सका, सॉरी के साथ, पासिंग परसेंटेज आपके सामने, कंटेंट आपके सामने, तो आप ये जरूर करें। और तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, आई कैप के एमएसए टू के पास पेपर्स, पास पेपर्स, ये बीएफडी के पास पेपर्स नहीं, बीएफडी के पास पेपर्स नहीं, एमएसडब्ल्यू के पास पेपर्स, इस एरिया के आईसीडब्ल्यू के लिमिटेड क्वेश्चन करने हैं, पहले रिवीजन करना है, पहले रिवीजन करना है, रिवीजन नहीं होगा रजिस्टर से रिवीजन करेंगे या फिर ऑप्शनल लेक्चर्स लेंगे, पहले काम आपने रिवीजन करना है, रिवीजन होगा उसके बाद आप जाएंगे आईसीडब्ल्यू पे और आई कैप पे, तो ये एरिया होगा। अच्छा एक मिनट, स्क्रीन में चेंज कर रहा हूँ वापस से, सॉरी, ये स्क्रीन आ गई, अभी साइड सेट है, ठीक है। ये मैंने लिखा है, अभी मैं वापस हाईलाइट कर लेता हूँ कि आपने कवरेज कैसे करनी है, पहले आपने रिवीजन करना है या तो रजिस्टर से रिवीजन करना है
ये ऑप्शनल लेक्चर से रिवीजन करना है, मैंने आपको बता दिया। अगर आप पुराना टाइम हो गया तो काफी टाइम हो गया तो आप ऑप्शनल लेक्चर से करोगे, वरना आप बीएफडी से करोगे। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा फिर आपने आईसीडब्ल्यू के क्वेश्चंस करने लिमिटेड, जो मैंने आपको अभी स्क्रीन पे दिखाया, मैंने तो आइडेंटिफाई किए, छांटी किए हुए, आप खुद करे हो, कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हो। और तीसरा आई कैप के एमएसडब्ल्यू के पास है, ठीक है जी, कोई मसला नहीं। अच्छा, और एसबीएम और बीएफडी पूरा रिवाइज करें? बिल्कुल जी, पूरा रिवाइज करें। मैंने आपको दिखा दिया, ऑलमोस्ट बीएफडी का अच्छा खासा एरिया कवर हुआ है, तो बेहतर है कि आप पूरा रिवाइज कर लें, कोई रिस्क ना लें। ठीक है जी, तो हमारे दो एजेंडे आज के हो गए। तीसरा एजेंडा ब्रॉड अप्रोच, अच्छा प्लान मैंने आपको दिखा दिया जी, और अप्रोच भी आपको बता दिया। अप्रोच ये रही हमारी, सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं जल्दी से लास्ट पे, जो लोग रीटेक कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, एक मैं बड़ी ब्रॉड अप्रोच में बात करूंगा, ओवरऑल, ओवरऑल एमएसए 2 की, फिर मैं सर फुरकान को हैंड ओवर कर देता हूँ। देखिए यार, एमएसए 2 का पेपर निकालना है ना आपने, तो ये स्टेप्स फॉलो करिएगा प्लीज। और इनडायरेक्टली यही काम अपने सेशन में भी करे होते हैं। आपने ऑर्गेनाइज लेवल में करना हो, सेशन ले लीजिएगा, वरना आप खुद से कर लेना। ये 5-6 काम क्या है, जरा देखिएगा फुल रिवीजन करने के लिए। अच्छा यार, अगर देखें कॉर्पोरेट लॉ भी साथ है ना, तो फिर आपको मिक्स चलाना पड़ेगा, फिर आपको रिकमेंडेड लेक्चर्स और वो दोनों मिला के करने चाहिए। और अप्रोच क्या होगी, अप्रोच ये देखिएगा, ये जरूर है, इसमें कुछ कमती बढ़ती हो जाएगा फाद अगर आप सेल्फ स्टडी पे जा रहे हो, मगर बहरहाल अप्रोच यही फॉलो होगी हर बंदे की। पहली अप्रोच ये है कि पहला तो आपने करना है सबसे पहले रिवीजन ऑफ एसपीएम एंड बीएफडी एरिया। बीएफडी एरिया का रिवीजन कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया। एसपीएम एरिया का रिवीजन कैसे करेंगे, सर फुरकान मौजूद है जी, अभी बस उनका सेशन एजेंडा शुरू होता है इसके बाद, ठीक है, तो वो आपको बताते हैं। तो पहले काम है रिवीजन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज होने चाहिए। ये नहीं कि आपको याद ही नहीं आ रहा कि अनगियर रीगियर कब करते थे, आपको याद ही नहीं आ रहा कि जो हमारी पी मेथड है उसकी जो है लिमिटेशन क्या है, आपको याद ही नहीं आ रहा कि सीएपीएम बेहतर है या डिविडेंड ग्रोथ मॉडल बेहतर है, आपको याद ही नहीं आ रहा कि रिवर्स टेक ओवर क्या होता है, आपको याद ही नहीं आ रहा कि डीमर्जर क्या होता है, आपको याद ही नहीं आ रहा कि जो इंटरेस्ट रेट हेजिंग होती है उसमें जो है वो ऑप्शन से कंपेयर करते हैं, सॉरी फ्यूचर से कंपेयर करते हैं इंटरेस्ट रेट ऑप्शन में, या स्पॉट से कंपेयर करते हैं। ये मेजर मेजर बातें आपको पता होनी चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब पहले तो आपने रिवीजन कर लिया, दूसरे नंबर पे फिर आपने क्या करना है, आपने करना है आई कैप की एमएसए 2 की वर्कबुक। ये बात हो रही है उनसे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बाकी जो क्लासेस लेंगे वो तो खैर हमारी तरीके अप्रोच पे चले जाएंगे। एमएसए 2 की वर्कबुक सॉल्व करनी है पूरी, रिटर्न सॉल्व करनी है। रिटर्न का मतलब है कि या तो लिख के कर लें या सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करें, मगर पूरी सॉल्व करें, ये नहीं कि बुलेट पॉइंट बना लिए, पूरा पूरा फुल फ्लैज सोल्यूशन होना चाहिए। तीसरा, आईसीडब्ल्यू की लिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाए, ठीक है। ये आपको छांटी करने पड़ेंगे। ये जिसके एक पेपर है वो ज्यादा करे, जिसके एक से ज्यादा पेपर है वो थोड़े कम कर दे, जिसके 3 पेपर है वो और कम कर दे, मगर आईसीडब्ल्यू का फ्लेवर देख के जाइएगा, आईसीडब्ल्यू को छोड़ के नहीं जाइएगा। पास में कुछ अटेम्प्ट्स में आईसीडब्ल्यू भी रिपीट हुआ है एमएसए 2 में, ठीक है ना, सीरियसली स्पीकिंग। फिर आप आ जाए आई कैप के एमएसए 2 के पॉसिबल एग्जाम इन्वायरमेंट में, अटेम्प्ट वाइज। अटेम्प्ट वाइज का मतलब ये नहीं क्वेश्चन वाइज, अटेम्प्ट वाइज विद टाइमिंग, प्रॉपर टाइमिंग के साथ, टाइम कॉन्स्टेंट के साथ, इन एग्जाम सॉफ्टवेयर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो शायद बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, जिन लोगों की दूसरी अटेम्प्ट है, तीसरी अटेम्प्ट है, चौथी अटेम्प्ट है, मैं अटेम्प्ट नहीं पूछूंगा मगर मैं ये जरूर पूछूंगा कि ये काम करते हैं नहीं करते। ये लिमिटेड क्वेश्चन आपको निकालने पड़ेंगे खुद से, एजेड खुद से निकालने पड़ेंगे। अच्छा, लास्ट वाला ये काम है कि राइट डाउन या डॉक्यूमेंट योर मिस्टेक्स। कितने लोग ये काम करते हैं? जो मैं बीएफडी में बात करता था, मिस्टेक लॉग जिसे मैं कहता हूं, कितने लोग मिस्टेक को लॉग करते हैं, मिस्टेक का डॉक्यूमेंट बनाते हैं। मिस्टेक लॉग का मतलब कैसे बनता है, कंपेयर योर सोल्यूशन विथ सजेस्टेड सोल्यूशन एंड डॉक्यूमेंट योर मिस्टेक्स एंड डॉक्यूमेंट मिसिंग पॉइंट्स। मिसिंग पॉइंट डॉक्यूमेंट करने का मतलब ये नहीं मैं कह रहा आईसीडब्ल्यू का आंसर अगर 5 पेजेस का है तो 5 पेजेस छाप दें, मैं ये नहीं कह रहा। आपने 10 पॉइंट लिखे, आपने देखा कि 10 में से मेरे से 5 या 6 मैच हो रहे हैं, तो जो 5 और 6 मैच हो रहे हैं वो आपने टिक कर लिए। एग्जामिनर ने 12 पॉइंट लिखे हुए, तो जो आपके आंसर में पॉइंट नहीं थे और एग्जामिनर ने लिखे हुए और आपको लग रहा है हाँ ये रेलिवेंट है, वो पॉइंट्स लिख लें। मैं ये नहीं कह रहा पूरे पूरे पैराग्राफ छाप दें, पॉइंट्स लिख दें। कितने लोग ये काम करते हैं, ईमानदारी से बताएं। अच्छा, एक सवाल है पहले मेरा आपसे, पहले एक सवाल का जवाब दें, मैं नाम नहीं लूंगा, सिर्फ मुझे यस और नो में बता दें, यस में बता दें, नो नहीं करें, यस कर दें। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एमएसए 2 पहले दिया हुआ है? मैं ये नहीं पूछूंगा एक बार दिया हुआ है, 2 बार दिया हुआ है, 3 बार दिया हुआ है,
कितने लोग ऐसे जिन्होंने एमएससी दिया है, बस वो यस कर दें, मैं नाम नहीं लूंगा कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, वैसे मैं नाम भी लेता हूँ मैसेजेस में। ठीक है, आपका है और आपका भी है। ओके, आप भी हैं, ओके, और ठीक है, माशाल्लाह लाइव में आज काफ़ी लोग आए हुए हैं। ओके, आप भी हैं, और ठीक है, और ठीक है, ठीक है, तो बाकी जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने यस लिखा है, उन सबके बाद के अलावा जितने भी लोग हैं, अच्छा ठीक है, आप भी यस कह रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा जितने भी लोग हैं सबकी फर्स्ट अटेम्प्ट है क्या एमएससी टू की? अच्छा, ठीक है, ठीक है, जिनकी फर्स्ट अटेम्प्ट है दैट्स गुड, सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि भाई जिनको ही पहले से अटेम्प्ट कर चुके हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, मैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट नहीं पूछूंगा, क्या आप ये वाला काम करते हैं? क्योंकि आपने एक दफा एमएससी टू दिया हुआ है, ये वाला काम करते हैं? येस और नो में जवाब दें आपको, इसका यस और नो करें, क्या मिस्टेक लॉग बनाते हैं, यस और नो? जी, जवाब नहीं आ रहे मेरे बस। जो लोग बनाते हैं वो यस करते हैं, जो नहीं बनाते वो नो करते हैं, कोई बात नहीं, नाम नहीं ले रहा मैं आप लोगों के। बिल्कुल बिल्कुल, लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। एक सवाल आया है कि नीड टू मेंशन इन मिस्टेक द लॉग द कॉन्सेप्ट वी फेल टू ड्राफ्ट और पिक इन आंसर, यस। यस, मिस्टेक लॉग में दो चीजें आएंगी, मिस्टेक दो ही वजह से होगी, या तो वो पॉइंट आपको आता ही नहीं था, क्लिक ही नहीं हुआ, आपने बोला ये कौन सा कॉन्सेप्ट था भाई, ये तो मुझे याद ही नहीं आ रहा, तो इट मीन यू नीड टू रिवर्ट बैक टू द कॉन्सेप्ट। रिवर्ट बैक टू द कॉन्सेप्ट, वो बीएफडी एसपीएम का जो मिसिंग कॉन्सेप्ट है उस पर जाएं, रिवर्ट बैक टू द कॉन्सेप्ट। अगर आपको वो चीज याद नहीं आ रही है और आपको लग रहा है यार ये क्या था, ये तो मुझे ऊपर से चला गया, तो आप उस कॉन्सेप्ट पर सर्च करो, रिसर्च करो, और उसको कहीं जो है क्या कहते हैं पक्का करो। और दूसरा ये होता है, आप कहते हो हाँ यार ये मैंने पढ़ा तो था मगर मैं इसको अप्लाई नहीं कर सका, जिस पे सर फुरकान बात करेंगे, एप्लीकेशन स्किल्स। एप्लीकेशन रफ नहीं बनाना है इसको, इसको फेयर बनाना है। फेयर, फेयर, रफ नहीं है ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मैं समझता हूँ पूरे एमएसए टू का ना, वो ये होगा कि आपको जब तक यही नहीं पता होगा आपकी मिस्टेक्स क्या है, आप कैसे काम करोगे। मिस्टेक्स बन निकालनी, लिखनी चाहिए, ठीक है, प्लीज ये काम आप जरूर करें। और दूसरा मैंने एक और चीज देखी है, लोग पूरा पूरा अटेम्प्ट नहीं करते, फुल फ्लैज क्वेश्चन सॉल्व करें, 100% पूरा सोल्यूशन जैसा एग्जाम इन्वायरमेंट में लिखना है वैसा करें, लिमिटेड सॉल्व करके जाएंगे तो पेपर में आपका हाथ नहीं चलेगा, प्लीज, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से एक ब्रॉड अप्रोच थी, और बाकी पोर्टल जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफा, और बस फिर हम जो है ना क्या कहते हैं सर फुरकान का एरिया शुरू करने जाते हैं। और ये शीट हमने प्लानर बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, किस किस तरीके से लेक्चर कवर करने चाहिए। सर फुरकान आप हमारे साथ हैं? जी सर, आवाज आ रही है सर, मेरे पास चैट नहीं आ रहा था असल में। तो मैं एक मिनट बस आपको जो है ना होस्ट बना देता हूँ, मैं हूँगा साथ आपके साथ ही, एक दफ़ा बस मैं ये पोर्टल दिखा दूँ इनको। अच्छा जी, ये पोर्टल देख लीजिए, ये अल्लाह का शुक्र है इसमें मुख्तलिफ एरियाज बने हैं, बीएफडी परफॉर्मेंस मेजरमेंट एरिया सर फुरकान का है, फिर सेकंड नंबर में मेरा एरिया आ गया, जिसमें परफॉर्मेंस मेजरमेंट के एरियाज हैं। सही है जी, ये आप देख सकते हैं, इसको 300 में डिवाइड कर दिया, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, कुछ डेमो लेक्चर भी अवेलेबल है, डेमो पे क्लिक करेंगे चलना शुरू हो जाएगा ये। ठीक है, उसके अलावा जो है वो वर्किंग कैपिटल के लेक्चर भी इसमें डाल दिए हैं, रेलिवेंट क्योंकि हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर हम वापस जाएं इस पे, तो फिर टैक्स और एथिक्स का एरिया, टैक्स एथिक्स गवर्नेंस का एरिया सर फुरकान का, इसमें टैक्सेशन के लेक्चर्स हैं आपके सामने, देखिए काफ़ी सारे लेक्चर सर फुरकान ने कवर कराए हुए हैं, फाइनेंस एक्ट पे भी बात की हुई है। सही है, इसके बाद एथिक्स सीएसआर का एरिया है, और फिर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एरिया है, ठीक है, इसको भी सेपरेट कर दिया गया है, हर एरिया हमने कवर किया है। फिर एथिक्स का एरिया, ओ सॉरी ऑप्शनल का एरिया, जिसमें बीएफडी के मेरे लेक्चर्स मौजूद हैं आपके सामने। ठीक है, अच्छा मेन एरिया पे वापस आते हैं, ये सर फुरकान का एरिया आप देख सकते हैं, इसमें मेरी हमारी ओरिएंटेशन है। फिर ये चैप्टर वाइज सर लेके गए, सारी चीज़ों को चैप्टर वाइज लेके गए। आई कैप ICW के पास पेपर्स का अलग टैब है, लाइव एनालिसिस ऑफ स्टूडेंट्स आता है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, अगर आप हमसे लेसन लेते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया ये होता है कि हम असाइनमेंट देते हैं और सर फुरकान पर्सनली इसको चेक करते हैं, ये सर फुरकान की खास क्वालिटी है कि हमारा कोई टीए नहीं है फिलहाल, और सर फुरकान खुद पर्सनली चेक करते हैं, और हमें हैरानी होती है एमएसए टू से, हमें एक शिकवा है एमएसए टू के स्टूडेंट से कि ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है आपके पास, सर फुरकान मतलब टीचर खुद कह रहा है कि भाई आप आंसर सबमिट कराओ, खुद पर्सनली मैसेज करते हैं सर कि भाई फ्राइडे तक सबमिट करा दो, मैं वीकेंड पे चेक करके दे दूंगा। मगर माजरत के साथ मतलब आई डोंट नो वाई पीपल आर नॉट बॉदर्ड अबाउट एमएसए टू, एंड दिस टाइम यू शुड टेक एमएसए टू सीरियसली, बिकॉज आपको पता है मे बी शायद वल्ला आलम हो सकता है ये आखिरी अटेम्प्ट हो जाए एमएससी टू की। तो प्लीज देखेंगे लाइव एनालिसिस के, फिर सिर्फ सर चेक नहीं कर रहा है, फिर जो सर ने आंसर चेक किए बच्चों के, उसमें जो प्रॉब्लम नजर आए उसको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखें, डिस्कस भी किया हुआ है कि ये जो क्या कहते हैं क्वेश्चंस में क्या लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं। स्टोरीज का सर ने बहुत अच्छा सेगमेंट शुरू किया है, ठीक है, ये अभी इसमें अपलोड कर देंगे सर, मैंने व्हाट्सएप पे शेयर की हुई है, कासा वर्कशॉप डला हुआ है, इंपॉर्टेंट टिप्स का एक अलग से टैब है, ये देखें छोटी छोटी वीडियोज हैं, 6 वीडियोस पूरी पूरी डली हुई हैं, यूजफुल टिप, 5 यूजफुल टिप बता दी, पॉजिटिव माइंडसेट क्या होता है,
और फिर डेडिकेटेड प्रैक्टिस सेशन ऑन आई कैप सॉफ्टवेयर से जिनके जहन में कुछ हुआ है तो ये इसमें मेरे और सरफुखान दोनों के लेक्चर मौजूद है। तो देखें, एक बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड एफर्ट हुआ हुआ है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक्सेल की फाइल मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा जिसमें सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, हमारी जो है ना सारे जो है ना क्या कहते हैं वो आ रहे हैं, कौन से रिकमेंडेड हैं, कौन से अपडेटेड हैं, कौन से ऑप्शनल हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं क्या कहते हैं इसमें मौजूद हैं। जिन लोगों का खाली एमएसए2 है उनसे गुजारिश है कि भैया आप इसको अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और पास करें। ठीक है जी, चलें, थैंक यू सर। सर आप शेयर करना चाहते हैं, मैं स्टॉप कर दूं? जी सर, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। ठीक है, आप शेयर कर दें, मैंने स्टॉप कर दिया। और कमेंट्स आपके पास अब आएंगे सर कि ये आपने एंड तक रखना है। अच्छा, सर फुरकान का एरिया आज भी होगा, एक सैटरडे को, नेक्स्ट सैटरडे को स्पेसिफिक भी होगा रिकॉर्डेड से लाइव। अजलाल इस पे बात करते हैं ना कि लाइव सेशन जो सर फुरकान इस पे बात करेंगे कि लाइव सेशन हमारे जो है किस किस तरह होंगे। इस पे सर फुरकान इंशाल्लाह बात करेंगे। सर आपके पास अब वो भी आएगी चैट। तो पोस्ट कर दिया आपने मुझे। जी बिल्कुल, आप स्टार्ट करें। आवाज क्लियर है? जी। जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सर ने माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से आपको है ना ब्रॉडली बहुत सारे एरियाज बता दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह बीएफडी का स्पेसिफिक उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया। अच्छा, अब ना मैं आपसे ना कुछ क्योंकि एग्जाम के बाद ना बहुत सारे हमारे पास क्यूरीज आती है, हम जवाब भी देते हैं, रिस्पॉन्ड आप लोगों में से भी कुछ लोग होंगे जिनको मैंने रिस्पॉन्स किया होगा। अ, मैं ना ज़रा कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ स्टूडेंट्स की तरफ से। और मुझे थोड़ी सी ये हैरत होती है कि ये क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं ना। अच्छा सर, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की, रिकॉर्डिंग मैं अपने पास करूँ? रिकॉर्डिंग मेरे पास हो रही है, नहीं रहने दें, आप कर दें तो अच्छी बात है। ठीक है, एक मिनट। अच्छा है, फॉर द सेफ साइड हो जाएगा। जी। अच्छा, अब सबसे पहले ना आपके जहन में जितने भी क्वेश्चंस है ना वो आप साइड पे रखें, और मेरे साथ ना बड़ा थोड़ा सा डिटेल में हम जरा इसकी जाते हैं कि क्या इश्यूज हैं और किस तरीके से हमें लेके चलना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अभी से समझना कि हम जीरो से स्टार्ट करें। आज MSA2 चाहे किसी ने अटेम्प्ट किया है या नहीं किया, दोनों सूरतों में हम जरा जीरो से स्टार्ट करते हैं कि सर अब मैं अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ तो क्या करना चाहिए। ये उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो फर्स्ट टाइम MSA2 दे रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम समझ लें। अब ये जो सेशन है ना, अब मैं हम जब ओरिएंटेशन लेते हैं तो उसमें ओवरऑल ब्रॉडली हम बताते हैं कि सर क्या क्या एरियाज है, क्या क्या जो है ना चीज़ें इसमें कवर्ड हैं, या MSA2 है क्या। वो मैं उस पर बिल्कुल बात नहीं करूंगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो आप सबसे पहले जाके ना सेशन जरूर देखिएगा। आज जो बात होगी ना वो बड़ी टारगेटेड होगी। मेरे पास स्टूडेंट्स की क्यूरीज हैं, बहुत डिस्कशन हुआ। फॉर एग्जांपल मैं आपको ना एक जरा एक स्टूडेंट का, मैं जाहिर सी बात है नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन डिस्कशंस बता देता हूँ। एक स्टूडेंट की मेरे पास कॉल आई। वो मुझे कहते हैं कि सर मैं ना मैंने बहुत सारे ICW के क्वेश्चंस देखे, बहुत सारे अटेम्प्ट भी किए, प्रैक्टिस भी की सर। आई कैप के क्वेश्चंस भी मैं देख के गया। मैंने तो चिट्स भी लगाई थी, और मुझे एक एक एरिया का पता था कि भाई ये फॉर एग्जांपल ICW में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का कौन सा क्वेश्चन, कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पर अटेम्प्ट हुआ, ये तक मैं करके गया था। और एग्जाम में मैं अपने साथ वो बुक भी लेके गया था। अब आप गौर से सुनिएगा, ये कन्वर्सेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसने कहा सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने तो सब कुछ अटेम्प्ट कर लिया। अब सबसे पहले मुझे ये बताएं कितने ऐसे लोग हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, कि जो जिन्होंने MSA2 का पेपर अटेम्प्ट किया है और मिलते जुलते ख्याल आते हैं कि सर मैंने बहुत कुछ कवर किया, बहुत सारा अटेम्प्ट भी की, प्रैक्टिस भी किया, कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज करके किया, लेकिन पेपर फिर भी पेपर जो है ना यानी कि ये भी हैरत होती है कि चले 50 के करीब मार्क्स आ जाएं, 42, 43, 44। सर मेरे तो आ रहे हैं मार्क्स 28, मेरे तो मार्क्स आ रहे हैं 30। सही है। तो इसका मतलब सीधा साधा है कि सर जो आप समझ रहे हैं कि आपने कवर किया है, जो आप समझते हैं कि अच्छा, इसमें एक और हैरत भी ये होती है, बड़ा जबरदस्त ये भी एक होता है कि स्टूडेंट मुझे कॉल करता है सर पेपर में, मैं तो पेपर भी बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, इतना अच्छा पेपर मेरा हुआ है, और मैं मुझे जब मेरे पास रिजल्ट आया तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि 50, चले पास तो नहीं हुआ, मेरे मार्क्स आ रहे 28, मेरे मार्क्स आ रहे 30। मतलब फॉर मैं अगर चले फेल होना भी था तो मैं करीब करीब होना चाहिए था, जिस तरह का मेरा पेपर हुआ। सही है। सही है। मुझे ये बताएं कि इस तरह के या इससे मिलते जुलते ख्यालात कितने लोगों के सिर्फ अपना अपना मुझे जो है ना सिर्फ ओके करके लिख के दे रहे हैं जल्दी से। कितने लोग ये समझते हैं इस तरह के मिलते जुलते ख्यालात आपके जहन में आ रहे हैं? जी, जल्दी से बताएं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप प्राइवेटली मुझे जल्दी से बता सकते हैं। और बाकी सब लोग? सिर्फ दो लोगों के हैं जी, डायरेक्टली मुझे मैसेज किए करें। अच्छा, इस तरह के ख्यालात ना बहुत सारे लोगों के जहन में आते हैं, और मैं समझता हूँ कि अभी ठीक है आप चैट में नहीं भी लिख रहे हैं, लेकिन मेरे पास इसी तरह की क्यूरीज आ रही होती हैं। ये सबको पता है। अच्छा,
अब मैंने बड़ा सिंपल सा डॉक्यूमेंट आपके सामने रखा है, कुछ भी नहीं किया मैंने। मैंने अपने जो अ, यानी कि 6 से 7 अटेम्प्ट हो चुकी, बल्कि नहीं, अगर मैं देखूँ ना 2013, हाँ अच्छी खासी अटेम्प्ट हो गई, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने चेक किए हैं। उसका एक क्रक्स मेरे जहन में ना जो है वो आपके सामने इस वक्त व्हाइट पेपर पे नजर आ रहा है। और मैं ना जरा आपको उसकी जो आगे कन्वर्सेशन हुई ना मैं वो बताता हूँ, ताकि ये इस पे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि रियल लाइफ आपको समझ में आए कि सर हम कर क्या रहे होते हैं। मैंने उससे ना 2-3 सवाल किए, वही वाला बच्चा जो मुझे कह रहा था कि सर मैंने तो सब कुछ कवर करके गया हूँ, मैंने उससे ना मेथोडोलॉजी पूछी। मैंने उससे पूछा यार आप पेपर में अटेम्प्ट किस तरीके से कर रहे थे, मतलब आपने क्या किया। अच्छा, अगर आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट भी है ना सर तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वो मिस्टेक जो आप फ्यूचर में करने जा रहे हैं वो अभी से समझ लें। ठीक है मैडम। तो मुझे उसने क्या कहा, अब ये ना मुख्तलिफ किस्म के सिनारियोज लोगों के जहन में होते हैं, वो इस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। उसने मुझे कहा कि ना मैं अच्छा किस तरह अटेम्प्ट करता हूँ, मैंने ना क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए ना, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कर लिए, अब मेरे पास आइडेंटिफाइड है। मैं कोशिश ये करता हूँ एग्जाम में जाके, मैं आपने भी सारा कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, अच्छा वो मेरा स्टूडेंट भी है, उसने लेक्चर भी लिए हैं सर, वो आपका मैंने पॉइंट्स है ना अपने पास जॉट डाउन किए हुए हैं। अभी है ना मैं आपको बिल्कुल जो मेथोडोलॉजी है वो बच्चे की बात बता रहा हूँ जिसने बहुत मेहनत की, लेकिन गलत डायरेक्शन में की, तो रिजल्ट नहीं आया। उसने कहा सर मैं क्या करता था, मैं पॉइंट्स जॉट डाउन कर दिए थे मैंने। अब मुझे क्योंकि मेरे तो माइंड मैप ही इस तरह बना हुआ था कि मुझे एक है ना मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आज टारगेट मुझे इस बात पे करना है कि सर इंशाल्लाह मैं पास करना है, तो मैं बिल्कुल इस तरह की बातें करूंगा जो कि बिल्कुल डीप लेवल पे जाके होंगी। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा लेकिन आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो उससे उसने मुझे जब बात आगे बढ़ी तो बताया, मैंने जॉट डाउन किए हुए थे पॉइंट्स में, कोशिश पता है क्या करता था, मेरा माइंड इस तरह चलता था, मैंने प्रैक्टिस ही इस तरह की थी, तो पेपर भी मैंने जाके वो किया। वो कहते मैंने पॉइंट्स जॉट डाउन किए हुए थे, और क्योंकि मुझे पता था ना कि ये फला फला कॉन्सेप्ट, तो मैं क्या करता था एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्सेप्ट पूछा गया है ना, उसका क्वेश्चन में जाके देखता, मैं अपने जहन में या तो देखता यानी जहन में दोहराता कि क्या पॉइंट्स थे, और या तो मैं क्या कहते हैं उसके थ्रू फिर मैं रेफरेंस उसका निकालता आईसीडब्ल्यू में, और जल्दी जल्दी वहां से ना कॉपी करना शुरू कर देता। और मेरी हम यही कोशिश होती थी कि मैं आई कैप का अगर कोई क्वेश्चन है, क्योंकि वो बुक ले जाने की तो इजाजत है, तो मैं आई कैप का क्वेश्चन उठाता वहां से कॉपी करने की कोशिश करता। मैं आपको बताता हूँ, दिस इज सीरियस ब्लंडर, दिस इज एक्चुअली अ सीरियस ब्लंडर। और आप इमेजिन करें कि उसने ये काम प्रैक्टिस में भी किया, और हमारा उसने यानी कि अपने माइंड को प्रोग्राम इस तरह कर लिया कि भाई मुझे जो भी चीज मिलेगी ना वो वहां पे अवेलेबल है मेरे पास, मुझे सिर्फ वहां से कॉपी करना है। अब यहाँ पे मसला क्या आता है, मसला ये आता है कि सर आपसे एक खास कॉन्टेक्स्ट में मैं जैसे ना एक एग्जांपल देता हूँ, इसमें ना मैंने एक चीज लिखी है, जरा अपनी अपनी जो है ना बिल्कुल गौर से समझिएगा इस बात को। इंडिपेंडेंट आंसर। इंडिपेंडेंस तो बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट आंसर जो है ना बहुत बड़ा ब्लंडर है। इंडिपेंडेंट आंसर क्या मतलब क्या है, मैं आपको बड़ी एक है ना हैरत होगी, एक बात आपको करूंगा, मैं क्लेम करूंगा, आप है ना आई कैप के पास पेपर्स का एनालिसिस कर लीजिएगा सर। जो MSA 2 का मेजर BFD, सॉरी BFD की बात नहीं, BM टैक्स एथिक्स गवर्नेंस, ये जो एरिया है, टैक्स भी हटा देते हैं, प्योर थ्योरी के अगर एरिया की बात करें, तो सर BM के एरिया की अगर मैं बात करूँ ना तो मेरे पास ICW के इस वक्त 9-10 चैप्टर्स हैं। आप यकीन करें, मैं बिल्कुल आराम से क्लेम कर सकता हूँ कि 60-70% एरिया वही चैप्टर चैप्टर नंबर 1 से 3 में घूम रहा है, वो ज्यादा आगे नहीं गया। आप मेरी बात समझ रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट वो टेस्ट हो रहे हैं, पेस्टल कई दफा टेस्ट हो रहा है, सही है, शॉर्ट कई दफा टेस्ट हो रहा है। तो सर इसका मतलब ये है कि अगर पेस्टल का एक आंसर है, कि जो उसने पेस्टल का क्यूरी क्वेश्चन किया है, उसकी रिक्वायरमेंट अगर रेस की है, तो वो एक ही पेस्टल कॉन्सेप्ट है, वो डिफरेंट सिनारियोज में जाके अप्लाई हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं पेस्टल पर जनरल आंसर लिखूंगा, और मैं आपको बात समझ में आ रही है कि मैं पिछली जो मैंने क्वेश्चंस हैं आई कैप के या पास हिस्ट्री क्वेश्चंस हैं या ICW के, वो अगर इमिटेट करने की कोशिश करूंगा एक नए सिनारियो के ऊपर, तो क्या होना है मुझे आप खुद बताएं। कि सर वो ही मैं कॉन्सेप्ट एक मतलब है ना एग्जामिनर, मुझे है ना मैं जब चेक करता हूँ ना तो मैं उस साइकी को बिल्कुल आराम से समझता हूँ। सर मुझे समझ में आ जाता है कि ये आपने जो अब आंसर लिखा है वो आपने किस माइंडसेट के साथ लिखा है, वो बिल्कुल क्लियर होता है, वो बिल्कुल क्लियर होता है। वो मुझे समझ में आ जाता है कि भाई इसने तो है ना कॉपी करने की कोशिश की है। अच्छा अब मजे की बात ये, उसमें एक और ब्लंडर है, अगर आप ये काम कर रहे हैं, सर उससे मैंने पूछा आपने कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया, वो कहता है सर 70 मार्क्स का किया। सही है, 70 मार्क्स का अटेम्प्ट किया।
अच्छा क्यों? क्योंकि टाइम खत्म हो गया था। सर टाइम कैसे बचेगा? आप बुक भी खोल लें। मैं आपको एक मजे की चीज बताता हूँ, क्योंकि अब नया पेपर भी आ रहा है ना, तो वो इससे कनेक्टेड नहीं है, लेकिन उसकी एक चीज एग्जामिनर ने लिखी हुई है। मैं एग्जामिनर की बात बता रहा हूँ आपको। उसने मजे की चीज पता है क्या लिखी हुई है? ये जो अभी मॉडल पेपर आया उसमें भी है, और अभी हम डिसाइड नहीं हुआ कि ये पेपर किससे कनेक्ट होगा, लेकिन ये इसके लिए भी इक्वली रेलेवेंट है, एमएससी 2 के लिए। फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे उसने लिखा नहीं है, लेकिन अब एग्जामिनर ने लिख दिया है मॉडल पेपर में। वो पता है क्या लिखता है? बोलता है सर, और ये मैं है ना शुरू से कहता हुआ आ रहा हूँ, जो पुराने स्टूडेंट्स होंगे ना, आप उनसे पूछ सकते हैं, ये पहले दिन से मेरा जुमला है। वो उसने क्या लिखा है, आपको 5 बुक्स ले जाने की इजाजत है, लेकिन बुक को रेफर करना इफेक्टिव नहीं होगा। इवन वो बात पता है किसके लिए भी कर रहा है? वो प्री सीन मटेरियल के लिए भी कर रहा है। प्री सीन मटेरियल एग्जाम से 1 महीने पहले आएगा, तो वो कहता है भाई बुक तो दूर की बात है, प्री सीन मटेरियल को रेफर कर रहे हैं तो ये भी इफेक्टिव नहीं होगा। उसकी वजह बत क्या है? बिल्कुल क्लियर है। सर 3.5 4 घंटे हैं, आप उसमें एग्जाम पेपर को समझेंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, आंसर लिखेंगे, या वो जो बुक रेफर कर रहे हैं उसको समझेंगे, या उसमें से जब लिख लिया उसको एनालाइज करेंगे कि भाई अब मैंने जो वहां से लिखा है वो सही भी है कि नहीं। मुझे बताएं ये कितना फ्लॉड अप्रोच है। बात समझ में आती है नहीं आती? बिल्कुल, मैंने पहले दिन से ना बिल्कुल आपकी मेंटेलिटी को क्लियर कर रहा हूँ कि सर ये तो आपने सोचना भी नहीं है, क्योंकि आज से मैं दिमाग में डालूंगा ना। पता है एक चीज क्या होती है, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं। यहां पर हम अपने आप को जो प्रिपेयर करते हैं, एग्जाम क्या है? एग्जाम जब मैं पेपर देने जा रहा हूँ सर, मैं जब पेपर देने जा रहा हूँ, वो अनफोर्सीन इवेंट है। ये साइकोलॉजिकली मैं बिल्कुल डीप इसलिए बता रहा हूँ कि सर इंशाल्लाह ये पेपर हमें पास करना है, तो आज से आप अपने आप को अपनी माइंड मैपिंग करो। जो माइंड मैपिंग आप करते हो ना आज पहले दिन, वो आपकी एग्जाम में रिफ्लेक्ट होती है, चाहे आप जितनी भी अच्छी तैयारी कर लो। माइंड मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस पे बात करूंगा अभी मैं। सर आप क्या करते हो? एग्जाम अनफोर्सीन इवेंट है। अब वो बच्चा कर क्या रहा था अपने साथ? उस अनफोर्सीन इवेंट को डील कर रहा था इस तरीके से कि मुझे सब पता है, यानी कि मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है। नहीं है सर, एग्जाम में तो आप जा ही इसलिए रहे हो कि आपको नहीं पता। वो इवेंट उस वक्त होना है, उसको डील करना है, तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आज से। आप मेरी बात समझने की कोशिश करना नहीं कर रहे? समझ में आ रहा है कुछ? जी। भाई वो जो अनफोर्सीन रिक्वायरमेंट है उसको मुझे उसी वक्त समझना है, उसको सिनारियो से कनेक्ट करना है, सिनारियो को कनेक्ट करने के बाद रिक्वायरमेंट से कनेक्ट करना है, और फिर मुझे टू द पॉइंट आंसर लिखना है। मैंने एक बात यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ क्या लिखा हुआ है मैंने? क्या आप वॉमिटिंग कर रहे हो? ये क्या मतलब है इसका? तो मुझे बता सकता है? मैं बिल्कुल ब्लंटली बहुत सारी चीजें लिखी हैं ताकि वो टारगेट करें आपके दिमाग पर जाकर। क्या आप वॉमिटिंग कर रहे हैं? इसका क्या मतलब है? कि सर जो कॉन्सेप्ट आपको आता है ना वो सब लिख दो, और जब मैं एग्जाम पेपर दे के निकला, तो सर मैं क्या बोलूंगा, मैंने तो सब कुछ लिख दिया था। सर यही तो सब कुछ नहीं लिखना था, आपको टारगेटेड लिखना था। आपसे जो उसने भाई देखो मेरी बात सुनो, आपके पास अभी देखें ये पेपर की साइकी समझे आप। मैं तभी तो वो बोलता हूँ कि भाई एमएसए 2 आया क्यों था। ये बिल्कुल बेसिक सवाल है। आप एडवाइजरी में कितने लोग यहाँ पर हैं? किसी को कोई यहाँ पे अगर हो एडवाइजरी में काम करता हो जी, या एडवाइजरी का थोड़ा बहुत कोई एक्सपोजर हो। एडवाइजरी से मैं फाइनेंशियल एडवाइजरी भी हो सकती है, टेक्निकल, बिजनेस, वैल्यूएशन। कोई है ऐसा बंदा यहाँ पर? ठीक है। अच्छा अब एसडी ने कहा है जी सर, मुझे एक बात बताएं, आपके पास क्लाइंट आता है, सही है, वो अपना एक स्पेसिफिक सिनारियो लेके आ रहा है। आपने ना रिपोर्ट देखी होंगी, और बहुत सारे लोगों ने ना एडवाइजरी की रिपोर्ट देखी होंगी, उसमें सर एक होता है अपेंडिक्स। आपने देखा है अपेंडिक्स? यानी कि वो जो उसके एनेक्सर्स होते हैं, उस अपेंडिक्स में फॉर एग्जांपल अगर वो एडवाइजरी है टैक्स की, मैं एग्जांपल देता हूं, तो वहां पे वो पता है क्या करता है? वो टैक्स के जितने लॉज रेफर हुए हैं ना वो अलग से वहां बताता है। जो मेन एडवाइजरी होती है वो क्या इस चीज पर होती है कि टैक्स की क्या इंप्लीकेशन है, या वहां पे बाकायदा अप्लाई की जा रही होती है? मुझे इस सवाल का जवाब दे रहे हैं कि वहां पे बाकायदा अप्लाई करते हैं ना। अच्छा अब एक क्लाइंट मेरे पास आया, मैंने उसको वही जो पिछली एडवाइजरी थी ना उसी की चीजें छाप के दे दी। मुझे आप बताएं कि वो क्लाइंट मुझे क्या बोलेगा? बोलेगा भाई मैंने जो पूछा है वो कहाँ है? मैं तुमने मुझे ये बता दिया पेस्टल क्या होता है, तुमने मुझे ये बता दिया कि सॉर्ट क्या होता है, आपने मुझे ये बता दिया कि हाँ भाई इस तरीके से एनालिसिस करते हैं। मैं तो तुम्हारे पास आया था मेरी इंडस्ट्री या मेरी कंपनी को क्या इश्यूज है जरा ये बता दो, ह्यूमन रिसोर्स के क्या इश्यूज हैं ये बता दो। आपने मुझे ना कॉन्सेप्ट जो बताने थे बता दिए भाई। वेयर इज माई क्वेश्चन, वेयर इज माई रिक्वायरमेंट? आप मेरी बात समझ रहे हैं? समझ में आती है बात या बिल्कुल नहीं आती? जी।
मुझे सिर्फ ये बताएं, ये जो मैंने अभी तक बात की इसको मैं आगे लेके जाऊंगा और आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली कि कैसे करना है, लेकिन यहां तक मुझे बताएं क्या ये चीज क्लियर है कि नहीं। अब आप है ना ये काम अगर करेंगे, अच्छा इसमें कितने लोग मुझे ये भी बता दें। अच्छा ये जो काम कर रहे होंगे आप, जाहिर सी बात है आप अपने एम्बिट में बेस्ट काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने तो कॉन्सेप्ट भी रिवाइज किए हैं आपने, लेकिन उसकी जो एग्जीक्यूशन है मसला वहां है। एग्जीक्यूशन में मसला क्यों आया? आपने अपनी स्टडी में एम्बेड कर ली एक चीज जो कि बिल्कुल गलत थी। अब आप उसी डायरेक्शन में उसी वे में हर चीज कर रहे हैं, हर काम कर रहे हैं, इवन मेहनत भी कर रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में कर रहे हैं, उसी से उसी को ध्यान में रख के कर रहे हैं, तो एग्जाम में क्या पोर्ट्रे होगा? अब मैंने एक है ना एक, अब मुझे बताएं चले, एक एक सवाल कर लेता हूं, उससे ना आपको खुद आइडिया हो जाएगा सर आप क्या कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, एक है ना बड़ा सिंपल सा सवाल है। एज एट देखें, मैंने आपको क्या बोला है कि अभी अपने जहन से सब कुछ निकालना है, प्लीज प्लीज। अभी सिर्फ मैं आपका देखें, अब देखें, अब मैं बताता हूँ। आप एक किसी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि सर मुझे है ना खांसी भी होती है, मुझे जो है ना पेट में भी दर्द भी होता है। अब डॉक्टर बता रहे हैं कि भाई बेसिक वजह क्या है, आप बीच में पूछे सर मैं पैराडोल खा लूं। अब इसलिए मैं कह रहा हूँ आप बिल्कुल बेसिक पहले समझ जाएं, बिल्कुल टारगेट जो मैं करना चाह रहा हूँ चीज समझ जाए, फिर उसके रिसोर्स की तरफ आएंगे टारगेटेड वे में, क्योंकि ये भी मैं आपको बताऊंगा ना कि कहाँ पे आप आईसीडब्ल्यू किस तरीके से गलत रेफर कर रहे हैं और क्यों गलत, क्या उसकी एप्लीकेशन गलत कर रहे हैं, आई कैप को कहाँ पे गलत अप्लाई कर रहे हैं वो बताऊंगा मैं। समरी का क्या रोल है सर, हमारी अपनी बुक है उसका क्या रोल है, वो बताई जाएगी। लेकिन पहले ये चीज, तो मुझे एक एक है ना आप लोगों से सवाल है, MS2 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मैं स्टडी कर रहा हूँ सेल्फ स्टडी, उसमें मुझे सबसे ज्यादा चीज क्या करनी है? मैं मतलब मेरी सेल्फ स्टडी का अगर मैं कहूँ 70% जो टाइम है, या चले कम कर लेते 60% टाइम किस चीज पर लगना चाहिए? जी। जी जल्दी बताएं। मैं ना ओरिएंटेशन ले चुका हूँ, बार बार मेरे पास क्यूरीज आती है तो मैं ये कहता हूँ भाई आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, आप ओरिएंटेशन देख लें। मजे की बात पता है क्या है, वही प्लॉट माइंडसेट जो कि MS2 में फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे होता है, वो अभी भी स्टूडेंट्स के ध्यान में आ रहा है, और मैं आपको क्लियरली एक चीज से ये क्लियर कर दूंगा। अच्छा अब ज्यादातर लोग क्या कह रहे हैं, जाहिर सी बात है स्टडी भी वो इस तरह करेंगे ना, स्टडी भी इस तरह करेंगे, है ना? क्या कह रहे हैं? प्रैक्टिस करें सर, राइटिंग प्रैक्टिस करें सर, ड्राफ्टिंग सर, स्ट्रक्चर्ड। सिर्फ एक स्टूडेंट ऐसा आया है या दो, अभी एक और आ गया जो कह रहा है रीडिंग करें। सर मुझे एक बात बताए ना, मैं कह रहा हूँ 4 घंटे का पेपर है, 4 घंटे का पेपर है, उसमें से मैं ये समझता हूँ कि कम से कम 1 घंटा, एक सवा घंटा आपने प्रॉपरली रीडिंग करनी है। प्रॉपर रीडिंग का मतलब क्या है कि आपको उसका एनालिसिस करना है। अब मैं ना एक बल्कि मैं स्क्रीन चेंज करता हूँ और एक चीज जरा आपके पास लेके आता हूँ, और अब हम शुरू करते हैं अपना एरिया। एक पिरामिड आपके सामने शो होगा, 1 मिनट। ये है क्रिटिकल स्किल्स रिक्वायर्ड, इसमें सबसे पहले मैंने क्या स्किल लिखी हुई है सर, माइंडसेट ऑफ स्ट्रेटेजिक डाटा एनालिसिस। अब ये काम ना अभी MS2 स्टार्ट नहीं हुआ, यानी कि उसका जो कोर कॉन्सेप्ट है ना उसकी तरफ मैं नहीं गया हूँ। सबसे पहले मुझे माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। सर माइंडसेट क्या है मेरे जहन में रिक्वायर, अब यानी ये मैं कुछ चीजें चीजें पॉइंट्स बता रहा हूँ और इसको जरा आप सिर्फ सरफेसली पढ़ लें। ऑलवेज स्टार्ट विद रिक्वायरमेंट इन माइंड, डोंट फोकस ऑन आइसोलेटेड पॉइंट्स, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव शुड बी इन माइंड, limitation and completeness of data, focus on what matters most, prioritizing the point to cover, combining number with context। अब जरा एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, एक और आपके सामने आएगी। हाँ सर, ये है डाटा एनालिटिक्स की स्किल। जब आप कोई भी स्टडी केस एनालाइज कर रहे हैं तो उसमें क्या काम करने हैं, आपको रिक्वायरमेंट समझनी है, आपको सिनेरियो समझना है सर, उसने कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो अब वो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स कर रही है तो उसके लिए R&D इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही है। दूसरी तरफ वही इंडस्ट्री अगर फार्मास्यूटिकल है तो R&D सेंट्रल आइडिया बन जाता है। इसी तरीके से अगर सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री है तो वहां पे ह्यूमन रिसोर्स सेंट्रलाइज आईडी है। अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो सर वहां पे BPR बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रायोरिटाइजेशन करनी है, नॉर्मलाइज करना है इवेंट्स और डाटा को। नॉर्मलाइज का क्या मतलब है कि सर अब मैंने देखा है कि फॉर एग्जांपल मुझे एनालिसिस करने के लिए दिया गया एनपीवी का, और किसी एक साल यानी कि जो स्टार्ट है वो हो रहा है कि 200% से रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। वो इस बेसिस पे हुआ कि मेरा पिछले साल ना कोविड आ गया था, जिसकी वजह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो थी उसकी उसकी सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो दिस इज एक्चुअली वन ऑफ इवेंट। अब उसकी बेसिस पर क्या मैं अगले 10 साल प्रोजेक्ट करके 200% से रेवेन्यू इंक्रीज करके मैं आगे ले गया हूं? तो दिस इज फ्लॉड। वी आर नॉट नॉर्मलाइजिंग द इवेंट्स और डाटा। हम को रिलेट नहीं कर रहे, हम इवेंट्स को रिड्यूस नहीं कर रहे। बहुत सारे इवेंट्स मुझे बताए गए। मुझे सर ये बताया गया कि एक इंडस्ट्री जहां पे मैं काम कर यानी कि फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक कॉस्मेटिक का सवाल था, बड़ा छोटा सा सवाल था, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री थी। अब उसमें ना नीश मार्केट थी उसकी, और नीश मार्केट ये थी कि वो थिएटर में जाके जो है ना उसकी इंडस्ट्री थी कि वहां पे उसके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट सेल होते थे। अच्छा, अब वो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है, फॉर एग्जांपल ब्रॉड इंफॉर्मेशन मौजूद है और वहां पे ब्रॉड इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो वी हैव टू रिड्यूस द इवेंट। नहीं भाई, हम एक नीश मार्केट पे काम करते हैं। वो अगर एक नॉर्मल कंज्यूमर जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो मुझसे बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि मैं तो बड़ी स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री में, थिएटर इंडस्ट्री में काम करता हूँ, प्रोफेशनल वहां पे लोग हैं। तो उनकी जो प्रोडक्ट्स होंगी वो बिल्कुल ही डिफरेंट होंगी, उनकी मार्केटिंग होगी वो टोटली डिफरेंट होगी। तो मेरे पास इंफॉर्मेशन जितनी भी मौजूद है उसमें से मुझे रिड्यूस करना है, मुझे थ्रेशोल्ड, अब मुझे अलर्ट्स को ट्रिगर करना है। वन ऑफ इवेंट हुआ है उससे मुझे फॉर एग्जांपल कहा गया कि यार अगले 5 साल में 50% रेवेन्यू इंक्रीज होने जा रहा है। एक जगह ना छोटी सी इंफॉर्मेशन मुझे दे दी गई। वो इन्फॉर्मेशन पता है क्या दी गई? वो ये दी गई कि सर इन्फॉर्मेशन ये दी गई कि ये इंडस्ट्री मिच्योर होने जा रही है। अब वो एक लाइन में बात लिखी हुई थी, लेकिन मैं वहां से मुझे अलर्ट हो गया, ट्रिगर में अलर्ट हो गया कि भाई ये तो मिच्योर है। और अब मेरा कमेंट, ये सेंट्रल कमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट इवैल्यूएशन बन जाता है कि कैसे 200% इंक्रीज होगा जबकि मिच्योर इंडस्ट्री है। दिस इज अ क्वेश्चन। मैं एनपीवी एनालिसिस कर रहा हूं, मैं उसको एनपीवी कैलकुलेट करके थोड़ी दे रहा हूं। अब आप मेरी बात समझ, अब ये काम है, ये मैंने आपको ना कुछ एग्जांपल्स दिए हैं सिर्फ ये समझाने के लिए कि सर ये काम मुझे करना है। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें कि सर बहुत सारे लोग एमएसए 2 का पेपर दे चुके होंगे, आप एग्जाम में तो छोड़ दें कि एग्जाम में आपने ये काम किया है कि नहीं किया, क्या सेल्फ स्टडी में जब मैं एनालिसिस कर रहा होता हूं, जब मैं कोई क्वेश्चन कर रहा होता हूं, तो कितने लोगों को पता है व्हाट हाउ एंड सो व्हाट अप्रोच क्या होती है? या अगर पता है तो वो अप्लाई करते हैं उसको? अप्लाई करने का जब मैं कह रहा हूं ना, तो मैं ये नहीं कह रहा मैं राइट कर रहे हैं आप बाकायदा उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं आप उस तरीके से सोचते हैं आप मैं ये भी बताऊंगा कि रीडिंग, अभी थोड़ी देर में आप इसकी जब स्ट्रेटेजी पर आएंगे ना तो स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कशन होगी, अब हमें करना क्या है। तो वहां पे मैं सारी चीजें कवर होंगी कि रीडिंग वगैरह कैसे करनी है। लेकिन आप अज्यूम करें कि कोई क्वेश्चन आप देख रहे हैं आईसीडब्ल्यू का या आई कैप का, कितने लोगों ने व्हाट हाउ सो व्हाट और अप्रोच अप्लाई की, और ये डाटा एनालिसिस की ये टूल्स या इस तरीके से उसने एनालाइज किया जो मैंने अभी इतने सारे एग्जांपल्स आपको दिए। कितने लोग ऐसे हैं कि वो ये काम प्रैक्टिस में, सोच प्रैक्टिस की जब मैं बात करता हूं तो भाई याद रखिएगा, राइटिंग प्रैक्टिस इज नॉट ओनली अ प्रैक्टिस। मुझे अब सोचना कैसे है, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। मेरे पास जब सिनारियो आया, सिनारियो को टैकल कैसे करना है ये भी प्रैक्टिस है। मैं उसको माइंड में किस तरीके से मैप कर रहा हूं इसकी भी प्रैक्टिस है। सिनारियो आपके पास मौजूद है, उसकी कौन सी इंपॉर्टेंट बैक एंड इंफॉर्मेशन क्या होती है, फ्रंट एंड इंफॉर्मेशन क्या होती है, उसको आइडेंटिफाई करके वहां से मेन मेन पॉइंट्स अपने जहन में जॉट डाउन करना, ये भी एक प्रैक्टिस है। उस उन सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह जमा करके अब मुझे रिक्वायरमेंट को जाकर टारगेट करना है, सर ये भी एक प्रैक्टिस है। आइडिया जब जहन में आएगा ही नहीं रेलेवेंट, तो आप राइटिंग प्रैक्टिस हजार करते रहे, आपको तो सिर्फ लिखने का के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे ना, लेकिन रेलेवेंट लिखा है कि नहीं लिखा वो, उसकी प्रैक्टिस आपने कहाँ की? कितने लोग इस चीज को सेल्फ स्टडी में इम्बेड करने की इवन कोशिश भी करते हैं? मुझे ये बताएं। देखिए आज आप बिल्कुल क्लियर हो जाए ना, जब एक चीज आप पता चल जाएगा ना यार मैं ये काम कर रहा हूँ गलत है, तो फिर आप आज से सीधे हो जाएंगे। लेकिन आज आप सोच रहे हैं कि नहीं यार ये बिल्कुल सही है, मैं मेहनत तो कर रहा हूं ना, तो मुझे बताएं, सिर्फ इस बात का जवाब दें। एमएसए 2 का पेपर, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, एमएसए 2 का पेपर खास तौर पे जिन लोगों ने दिया है, आते हैं ना समझ, इसके ऊपर आते हैं ना, आते हैं कि हाउ टू डेवलप, पहले ये क्लियर कर लें कि आपने ये सोचा भी कि नहीं। मतलब एमएसए 2 की ये स्किल सेट है पास करने के लिए, ये आपके जहन में आया भी है कि नहीं? इवन पेपर देके आ गए आप एमएसए 2 का, कितने लोगों ने इस तरीके से सोचा है एमएसए 2 को? जी, जल्दी से मुझे हाँ या ना का जवाब दें। जी, जिन्होंने सोचा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जिसने नहीं सोचा, देखिए 2 लेवल है, एक तो आपने सोचा ही नहीं, आपको पता ही नहीं है,
दूसरा है कि आपने उसको अप्लाई नहीं किया। तो कितने लोग हैं, चले ये बता दें कि जिन्होंने अप्लाई किया है ये सारी चीजें। इस तरीके से आप एक एक क्वेश्चन करते थे, एवरी सिंगल क्वेश्चन हैज एन स्ट्रक्चर जिसपे ये सारा ये प्रोसीजर्स अप्लाई होंगे। चाहे आप इंटरेक्टिव छोटा सा क्वेश्चन भी कर रहे हैं, अभी हम प्रैक्टिस करके मैं आपको दिखाऊंगा। अब मैं ना किसी का नाम नहीं लूंगा। अब मैं बताता हूँ सर। सर 3 दफा पेपर दिया है एक बच्चे ने, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। सिर्फ मैं ना ये चीज मैं आपको बिल्कुल भी है ना, जो जिन्होंने ये कमेंट दिया ना, मैं आपको डिसग्रेड नहीं कर रहा यार। लेकिन देखें, बात ये है, ब्लंट होना पड़ेगा। नेगेटिव बिल्कुल आपके सामने ऐसे शीशे की तरह क्लियर हो जाएगा ना, तो आप हो जाएंगे सीधे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपने ये कहा, आज मैं थोड़ा एग्रेसिव इसलिए हुआ हूँ कि पेपर है, लास्ट अटेम्प्ट है, लास्ट जो एक्सपेक्टेड सर ने कहा। अब हमें हमें जो है ना हर हाल में ये निकाल देना है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगला पेपर बहुत मुश्किल होगा, नामुमकिन होगा। इवन ये होता है कि भाई पहली अटेम्प्ट जो होती है ना बड़ी आसान होती हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ यार जान छुड़ाए ना। अच्छा है ना, आपको एक एनर्जी मिल गई, एक ऑब्जेक्टिव मिल गया यार कि अब नया पेपर आ रहा है, तो उसके चक्कर में ही आप पेपर निकाल नहीं है, क्वालिफाई हो जाए। मैं एग्रेसिव हुआ हूँ आज इसलिए कि भाई आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं। अब ये ना, ये एक बच्चे ने लिखा है सर 3 दफा फेल हो गया हूं, आज तक इस तरीके से नहीं सोचा। अब है ना, एक ही तरीके से आप 4 अटेम्प्ट या 5 या 6 अटेम्प्ट भी दे दें, अल्लाह ताला आपको पास करवा दे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला के हुक्म से। लेकिन ज्यादा चांस किस चीज का है कि एक ही गलती बार बार दोहराए जा रहे हैं। अब एक ही गलती बार बार दोहराएंगे, उससे डिसार्ड भी होंगे, फिर अगली दफा और कम मेहनत करेंगे और डिसार्ड होंगे। अब मेरी बात समझ रहे हैं? दिस इज मल्टीप्लायर इफेक्ट, दिस इज बटरफ्लाई इफेक्ट। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ जी सर, इन डेप्थ सिनारियो प्लानिंग है, जैसे वे डील विद डिफरेंट क्लाइंट असाइनमेंट्स। तो ये स्किल चाहिए, ये इस तरीके से काम करना है। अब हम आ जाते हैं स्ट्रेटेजी क्या है, पहले इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया कि सर ये काम करना है। अब दोबारा से उस डॉक्यूमेंट पे मैं आता हूँ, बल्कि मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ यार, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि बार बार करना ना पड़े। अब मैंने आपको जरा डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ उसी पे। तो सर ये क्या मेजर मिस्टेक, अभी बिल्कुल अभी अभी हमारी बुक का भी पार्ट है, उसमें बड़ा डिटेल एनालिसिस किया हुआ है। अभी मैं आपसे कुछ कुछ है ना इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करूंगा। सर मेरे पास आता है इंडिपेंडेंट आंसर, जो मैंने आपको समझा दिया। सर सिनारियो स्पेसिफिक आंसर चाहिए, मुझे सिनारियो की इंफॉर्मेशन को यूज करना है, मुझे सिनारियो की इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करना है रिक्वायरमेंट के साथ, और फिर आंसर देना है। सही है? सही है सर, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, प्लीज रिक्वेस्ट ना करें। अच्छा, स्ट्रक्चर, जब मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल समरा, आपने बड़ी जबरदस्त बात करी ना। अब मैं मुझे ना इसी तरह से सर, मैंने ना 3 अटेम्प्ट दे दिए, अब मेरा पास ही नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? सर एक ही मिस्टेक बार बार दोहराएंगे और आपको ये अंदर से पता होगा कि मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं, तो कभी भी सही नहीं होगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से हो सकता है पास हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा, ज्यादा चांस क्या है कि फेल हो जाएंगे। तो सर स्ट्रक्चर क्या है, वेयर इज स्ट्रक्चर, ये मेरा हर क्वेश्चन पे सवाल होता है। मैं उससे पूछता हूँ भाई, आप मैं ना आपको मैंने हर तरह की इंफॉर्मेशन है सिनारियो में। ये भी तो एक स्किल है ना कि यू आपका जो एनालिसिस है, सबसे इंपॉर्टेंट बात सबसे पहले करनी है, सबसे जो लेस इंपॉर्टेंट बात है वो सबसे आखिर में करनी है। स्टूडेंट का मेरे पास है ना बड़ा इंटरेस्टिंग इसका रिस्पॉन्स आया, बोलते हैं सर हो सकता है इसके मार्क्स ना हो। मैंने बोला बिल्कुल हो सकता है इसके मार्क्स ना हो, ऐसा होना नहीं चाहिए, हालांकि एनालिसिस में ऐसा नहीं होता। लेकिन चले आपकी बात मैंने 1 मिनट के लिए रख ली कि सर इसके मार्क्स नहीं है, मैं जहाँ भी जॉट डाउन पॉइंट्स करूँ, कवर तो सब कर लिया ना। अब मेरा ना आपसे एक सवाल है, सर आपका टाइम खत्म हो गया और आपने है ना क्वेश्चन कर लिया, अगर आपको ये आदत बनी हुई होगी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले लिख दिया, तो सर सब सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब आपका टाइम खत्म हो गया, आपने आंसर छोड़ भी दिया, या जो पॉइंट आप लिखना चाह रहे थे वो नहीं लिख पाए, ज्यादा चांस पता है क्या होगा, वो इंपॉर्टेंट ही नहीं होगा वो पॉइंट। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो आप अज्यूम करके लिख रहे हो, सिनारियो में मौजूद नहीं है। क्योंकि अब आपकी आदत बन गई है कि जो सर जो चीज सिनारियो में पहले प्रेजेंट है उस पर कमेंट करूं, फिर बाद में बाकी सारी बातें, अजम्पशन बाद में। दिस इज स्ट्रक्चर, ये कितना फायदा देगा आपको, कितनी जबरदस्त टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली इसमें एम्बेडेड है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? जी। जी सर, बात समझ रहे हैं? सर वीआर इज स्ट्रक्चर। अब आ जाते हैं रिक्वायरमेंट। सर रिक्वायरमेंट जो है ना, पढ़ने की आदत हमें है ही नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई नेगेटिव बात नहीं है, ऐसा ही हमारे एग्जाम में होता है। क्योंकि बीएफडी अगर आप दे रहे हैं, अब आपको आप थोड़ी कोई रिक्वायरमेंट को समझने के लिए कोई 5 मिनट लगाएंगे।
या 3 मिनट लगा आपको, आपने देखा यार ये कैलकुलेशन करनी है, उठा के आपने कैलकुलेशन कर दी, सिनेरियो देखा, जो रिक्वायरमेंट इनपुट करी वो खत्म। सही, यहाँ पे ना रिक्वायरमेंट समझनी भी है, इस पर टाइम लगाना है भगत। अच्छा, अब आते हैं, आर यू डूइंग पॉइंटर। सर ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। मुझे जब मैं आंसर चेक करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे उसने ना मेरिट और डीमेरिट है ना मुझे सिर्फ जॉट डाउन करके दे दिए। मैंने नीचे रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ इवेलुएट करो, रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ डिस्कस करो, आप पॉइंट बता रहे हो। सर वो जो पॉइंट्स हैं वो आंसर जब मैं एनालिसिस करता हूँ ना, लेकिन जब मैं उसको ना रियल, क्योंकि ये बहुत ही रियल लाइफ पेपर है, ये आप है ना अपने जहन में बिठा लें। मैं जब जब मेरे पास जब कोई क्लाइंट आता है तो मैं अपने जहन में कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन करता हूँ ना, जॉट डाउन करता हूँ, अपने सीनियर से रिव्यू कराता हूँ और उस पर काम शुरू करता हूँ। मैं जो आंसर दे रहा हूँ ना MS2 में, वो पॉइंट्स हैं बस, जॉट डाउन। अब आप मुझे बताएं उसके मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे, जब वो कह रहे हैं कि डिस्कस करो और आप डिस्कस तो कर नहीं रहे, आप सिर्फ पॉइंट जॉट डाउन कर रहे हैं। तो अच्छा, फिर अगला सवाल स्टूडेंट का आता है कि सर 5 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें मैं कैसे डिस्कस करूं, सर इसमें तो 6 पॉइंट है। भाई मैं उसको कहता हूँ जो तुमने 6 पॉइंट लिखे ना, उसमें से 3 पॉइंट रेलेवेंट थे, उनको डिस्कस करना था, 3 पॉइंट तो आपको लिखने भी नहीं थे, लिख के आपने टाइम जाया किया। मेरी बात समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं आगे, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन ना दो, एक डुप्लीकेशन सबको पता है, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डुप्लीकेशन है जो बहुत कम लोगों को पता है। अगेन मजे की बात बताता हूं मैं आपको, ये सारी बातें ना क्योंकि मैं पहले दिन से हम लोग करते हुए आ रहे हैं, और आज एग्जामिनर जब नया पेपर आ रहा है उसका एडवांस वर्जन, उसमें वो लिख रहा है आपको, उसमें स्पेसिफिक एक जगह लिखा हुआ है कि भाई आपने एनालिसिस करना है, आपको जो प्री सीन मटेरियल है, कोई भी मटेरियल मौजूद है उसका एनालिसिस करना है, उसको डुप्लीकेट नहीं करना, उसकी चीजें मेरे पास यहाँ पे दोबारा लिखनी नहीं है। तो एक डुप्लीकेशन मुझे पता है कि मैं ना फॉर एग्जाम्पल एक ही पॉइंट डिफरेंट वर्ड्स में बार बार लिख रहा हूँ, एक तो वो डुप्लीकेशन है। एक डुप्लीकेशन ये भी है कि मैं सिनारियो से कोई चीज कॉपी करके पूरा सेंटेंस बना रहा हूँ। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा, एक क्वेश्चन है मेरे पास आया, आज है ना एक क्वेश्चन आ गया मेरे पास, सॉरी मैंने वो कर दिया, आज है ना एक क्वेश्चन आ गया मेरे पास, और वो मुझे करना है, मुझे किस तरीके से करना है ना वो पहले समझ लेते हैं, सही है ना, फौरन से। सर ये दिस इज एक्चुअली अ लॉजिकल सॉल्यूशन फॉर एनालिसिस, हर एवरी सिंगल क्वेश्चन हैज द सेम स्ट्रक्चर ऑफ एनालिसिस। आपने हर क्वेश्चन पे ये चीज करनी है, ये काम करना है। पहला क्वेश्चन, जब मेरे पास क्वेश्चन आया ना, सबसे पहले मुझे रिक्वायरमेंट देखनी है, सबसे पहले। सिनारियो भी देखा नहीं है, रिक्वायरमेंट पे 1-2 मिनट लगाने हैं। और जब मैं 1-2 मिनट कह रहा हूं ना, तो वो आज, मैं आप यकीन करें, आज अगर आप लगा रहे हैं ना पहली दफा ये जब काम कर रहे हैं, आप, मैं कहता हूँ 5 मिनट रिक्वायरमेंट को समझने पे लगाएं कि सर इसका ये मतलब भी हो सकता है, ये मतलब भी हो सकता है। जब मैं कह रहा हूँ वो जो 1 मिनट है ना, वो एक्सपर्ट का 1 मिनट है, यानी कि वो आपको ये काम करते करते अब आदत हो गई, अब वो 5 का 1 मिनट बन गई है। यानी कि रिक्वायरमेंट को प्रॉपर समझना है आपने। फिर रिक्वायरमेंट, यानी कि मैं बताऊं, जब जिस लेवल का एनालिसिस ये हमें करना है पेपर में, आप आज, मैं आपको डरा नहीं रहा, आज आप अगर ये टाइम लगाएंगे ना तो 5 मिनट का क्वेश्चन है, आपको आधा घंटा लगना चाहिए, आधा घंटा सिर्फ क्वेश्चन को समझने में लगना चाहिए। यानी कि उसके पॉइंट्स आप जॉट डाउन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो आधा घंटा स्क्वीज हो के वो 10 मिनट पे आएगा। लेकिन क्योंकि वो काम आप हर दफा कर रहे होंगे, ये जो पेपर में आपने जो काम करना है वो आपको स्टडी में हर वक्त ये करना है, तब जाके वहां आदत होगी ना। तो सबसे पहले आपने रिक्वायरमेंट समझनी है, सबसे पहले। हमारे जो आप ये समझ लें कि हमारा लाइव जो होता है सेशन, उसमें इंटरेक्टिव क्वेश्चन मैं करवाता हूँ सर, मैक्सिमम 7 मिनट का, 8 मिनट का, सॉरी 7-8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, उस पर पौना पौना क्या 1-1 घंटा भी लग रहा होता है, पूरा एनालिसिस करते हैं हम। तो कहने का मकसद ये है कि वो एनालिसिस हमें स्क्वीज कर करके हर जब दफा जब हम करेंगे तो एंड में 10 मिनट पे आएगा। तो हर क्वेश्चन में हमें ये देखना है, व्हाट, व्हाट इज व्हाट, इस क्वेश्चन का, इस रिक्वायरमेंट का व्हाट किया है, फिर हुआ कैसे है, वो व्हाट हुआ कैसे है, फिर मतलब फिर हमें देखना है ये हुआ क्यों, वाई, देन ये वैन कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट है जो एंड में मैं, जिसको मैं कहता हूँ इवैल्यूएशन की समरी है, सो व्हाट, अब करना क्या है। सही, ये हर क्वेश्चन में आपने करना है। और ये सेम चीज ना मैं एक दफा आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ, और फिर अब हम इससे पहले ना अप्रोच पे बात कर लेते हैं, एंड में ना ये अप्रोच करके दिख। अब हम करें क्या, बेसिकली मैं अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो अप्रोच बड़ी सिंपल है, दिस इज पैरामिड,
और ये पैरामिड से रिलेटेड है। मैंने आपको अभी सबसे पहले हमारे स्टार्ट की चीज से हुआ था। अच्छा, मैं पहले ना आपको कुछ मिस्टेक्स भी दिखा दूं जो हमारा अपना एनालिसिस है। अब ये ना, बहुत सारे लोग हमसे MS2 का ले भी रहे होंगे, मैं बुक के ऊपर भी आऊंगा कैसे बुक का यूज किया है। लेकिन ये चैप्टर्स पढ़े ही नहीं होंगे, मैं क्या 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 थक जाता हूँ कि सर इसको देखें, ये आपकी फाउंडेशन करेगा। अब ये देखें सेक्शन 5, अप्रोच फॉर माइंड मैपिंग टू रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन। हर क्वेश्चन पे ये चीज अप्लाई करनी है। फर्स्ट, क्रिटिकली रिव्यू रिक्वायरमेंट। सेकंड, स्कीम। ये पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो कि हर हर क्वेश्चन में हमें करना है, छोटा हो या बड़ा हो। सही है। टिप्स भी बताई हुई है। एक चीज मैं बताऊं, हाँ, ब्लंडर्स। सर इशू किया है, डुप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्स, इस पे बात हो गई। टाइम डेडलाइंस पता ही नहीं है, बस किए जा रहे हैं। रिस्पॉन्डिंग विदाउट एसोसिएशन आंसर विद सिनारियो, इंडिपेंडेंट आंसर। एब्सेंस ऑफ कीवर्ड्स एंड जार्गन्स, बिजनेस जार्गन से यूज नहीं किए। अब बिजनेस जार्गन यूज नहीं किए ना, ये बड़ा, मैं आपको बताता हूँ। एक सेंटेंस है जो कि आराम से हम कह सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि सर हमने है ना कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस नहीं किया। एक हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो उसमें हम उसकी फ्लॉ बता रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमने है ना मार्केट को नहीं समझा, हमने कॉम्पिटिटर्स को नहीं समझा, हमने कस्टमर्स की जो डिसिप्लिन है उसको नहीं समझा, उसकी रिक्वायरमेंट। सर इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, मार्केट डिसिप्लिन। अब ये जब आप जार्गन्स यूज करते हैं ना, इसका एक फायदा तो ये है कि आपका आंसर क्वालिटी आंसर बन जाता है। सही है, उसके मार्क्स ऑब्वियसली ज्यादा है। दूसरा एक और बड़ा आंसर होता है, और बड़ा फायदा होता है, उसमें अगेन टाइम मैनेजमेंट एम्बेडेड है। जिस तरह प्रायोरिटाइजेशन ऑफ आंसर में एम्बेडेड है, कि जब आप एक वर्ड यूज करते हैं वो बेसिकली पूरे 2-3 सेंटेंस को जो है ना एक वर्ड में आप बता देते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये छोटी छोटी चीजें हैं यार जो आपको करनी है। आप बात समझ में आती है? अभी तक जितनी बातें की समझ में आई है ना? आप लोग साथ है ना सब? जी। जी, जल्दी से बताएं। तो सर ये काम आपने करना है। अच्छा, अब मैं ये सारी चीजें ना अभी आपको बड़ी मुश्किल लग रही होंगी, लेकिन यकीन करें जब आप एक चीज को बार बार करेंगे ना, तो तो वो काम आपके लिए बड़ा अब ये मैंने पूरा बताया हुआ है, बैक एंड इन्फॉर्मेशन, फ्रंट एंड। अब ये इस पे अलग से भी हम सेशन रख लेंगे कि भाई एक क्वेश्चन किस तरह करना है। मैं ना जरा अप्रोच पे आ जाता हूँ जल्दी से। अब करें क्या? सर ये हमारी भी अपनी भी अप्रोच है कि हम क्या करते हैं, और वही काम आपने भी करना है, चाहे आप हमारे साथ कर रहे हैं या वैसे कर रहे हैं सेल्फ स्टडी में। सर रीडिंग से हमारी बात स्टार्ट हुई थी। पढ़ने की आदत, पढ़ने की आदत। अगर आपको पढ़ने की आदत नहीं है, सिर्फ लिखने की आदत है, तो जो आप लिख रहे हैं वो जो 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 आप लिख रहे हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा। वो जो पहला जो ब्लंडर है ना वो आप हर दफा करेंगे। पढ़ने की आदत होनी चाहिए। उसके लिए सर मैं क्या करूं? सर बड़ा बहुत मैं मतलब अपनी स्टडी का, सेल्फ स्टडी का, मेरा 60-70% पार्ट जो है ना रीडिंग होगी। वो क्यों होगी मैं आपको 2-3 वजूहत उसकी बता भी देता हूँ। सर प्रैक्टिसिंग अ फुल फ्लैच क्वेश्चन इज ए लग्जरी। वो करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो आप ये काम करें कि भाई अगर आप कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स का मेरी तरफ मुझे क्वेश्चन किया, सर मैं SPM जो मैंने पढ़ा हुआ उससे करूं। मैं उसको कहता हूँ नहीं करो ऐसा। इसके दो फायदे हैं अगर आप ऐसा नहीं करोगे। आप करो ICAW से, और ICAW के जो चैप्टर्स मैंने रेफर किए ना वो करो। इससे एक फायदा तो ये होगा कि यार जो एक चीज पहले से पढ़ी हुई होती है ना उसको पढ़ना मुश्किल होता है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग एक ये भी है कि जो MS2 को रीटेक कर रहे हैं वो भी ये कहेंगे कि दोबारा से कैसे पढ़ो। तो उसका भी तरीका ये है कि आप क्या करें, आप हर दफ़ा जो है अपने पास मटेरियल ओपन करें, और यानी कि फॉर एग्जांपल रिवीजन कर रहे हैं तो रिवाइज करते वक्त भी अगर कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं तो अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग जरूर करें। अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग की आप इंटरेक्ट करने का आपको आदत हो जाएगी। आप अपने कीबोर्ड पे हाथ चलाते रहें, कोई कीवर्ड आया आपने लिख दिया अनस्ट्रक्चर्ड वे में, कुछ भी मतलब आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, उससे दो है कि आपको नींद नहीं आएगी। आप इंटरेक्ट कर रहे होंगे, एक एक पॉइंट को आइडेंटिफाई करने की आदत हो जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? सही है। तो आपने सबसे पहले ये काम करना है कि आपने कॉन्सेप्ट सारे देखने हैं, उसको रिवाइज करना है, देखना है, ICAW से पढ़ना है। सही है। इसके बाद आप आए लाइव स्कीमिंग एंड डेटा इंटरेक्टिव एंड सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन। जब आप चैप्टर करेंगे ना तो हर चैप्टर में इंटरेक्टिव, और ये हम अपने सेशंस में भी करवाते हैं इसी तरीके से। तो सेल्फ टेस्ट और इंटरेक्टिव क्वेश्चंस आपने देखने हैं। उसको जब आप करें तो हर दफा ये व्हाट, हाउ एंड सो व्हाट अप्रोच, अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरी बताऊं और अप्लाई करके दूं, लेकिन वो आपने हर दफ़ा अप्लाई करनी है। आपके साथ ये डॉक्यूमेंट भी शेयर कर दूंगा मैं, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मुझे अप्लाई करनी है। तो हर हर क्वेश्चन को सीधा ना करें। मैंने एक दफ़ा ना
एक स्टूडेंट से पूछा था कि जब पेपर अपना क्वेश्चन करते हो तो आप किस तरीके से एनालिसिस करते हो, कि फॉर एग्जांपल आपने एक क्वेश्चन देखा, अटेम्प्ट किया और फिर उसको कंपेयर किया, क्या आप ऐसा करते हो? कि तो उसने कहा बिल्कुल। तो मैंने कहा कि भाई मसला ये है कि ये काम हर दफा आप नहीं कर सकते, हर वक्त क्या कर सको। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑफिस में ना 10 मिनट है, अब आप बोलते हो कि यार 10-15 मिनट में भी है ना, या आधा घंटा है, कभी कभार ऐसा है ना, आधा घंटा तो निकल ही जाता है, आधा घंटा मेरे पास है, मैं पढ़ लूँ कुछ, तो क्या करूँ? तो सर मैं क्या प्रैक्टिस कर सकता हूँ? प्रैक्टिस करने में तो अभी अपने माइंड को प्रिपेयर करने में टाइम लगेगा, जब तक टाइम खत्म हो जाएगा। मैं क्या करूँ, एक इंटरेक्टिव क्वेश्चन खोला मैंने, उसका रिक्वायरमेंट समझी और अपने ना बस छोटे छोटे पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लिए कि सर मैं इस तरह समझता हूँ, ये इस तरह इस वे में आंसर जाएगा, रिक्वायरमेंट से मैं ये समझा, मेरे जहन में अपनी एक मैपिंग आ गई कि यार ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। लेकिन जब मैंने आंसर देखा तो आंसर में वो डिफरेंट जा रहा है। अच्छा, अब है ना वहां पे दो तीन तरीके से आपको देखना पड़ेगा। वहां पे आप देखेंगे कि क्योंकि ये पेपर इस तरह का है ना, इसका कोई एक आंसर नहीं होता। हो सकता है आप पैसल से कर रहे हो सकता है उसने शॉर्ट से किया हो, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि दोनों ही आंसर सही है। लेकिन अब आपको ये उसका एनालाइज ऐसा करना है कि मैंने जो आंसर लिखा वो सिनारियो से कितना कनेक्टेड था, और जो उसने एग्जामिनर ने दिया उसने क्यों ये पॉइंट दिए हैं। तो आपको लॉजिक पता चलेगी कि होस्ट ये सिनारियो में इंफॉर्मेशन थी, उसको लिंक किया है उसने, या जो मैंने जिस वे में आंसर दिया है वो रिक्वायरमेंट से कनेक्टेड नहीं थी, इसने दिया है, मैंने रिक्वायरमेंट को गलत समझा। अब इस तरीके से एनालिसिस करना है। अब मेरी बात समझ है? तो ये आपने काम करना है। फिर थ्रू आउट द सेशन प्रोविजन ऑफ की पॉइंट्स है अनस्ट्रक्चर्ड आप करते हैं, लाइव स्कीमिंग की। इसके बाद फिर जाकर आपने क्या काम करना है, आपने ICW। अच्छा, अब है ना हमारे पास यहाँ पे दो यानी कि स्किल सेट हैं। एक तो ये है कि मुझे आई कैप की, मैं कि अभी क्योंकि पेपर भी खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, तो अभी तक भी ना बहुत सारी ऐसी चीजें जो क्या कि आपने कवर ही नहीं की। यानी कि रिक्वायरमेंट, मेरे पास डाइवर्सिटी ऑफ रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, सही है। मेरे पास जो है ना डाइवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्री होनी चाहिए, डाइवर्सिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स एप्लीकेशन होनी चाहिए। तो डिफरेंट तरीके से मुझे है ना मेरे पास एक बैंक होना चाहिए मेरे दिमाग में। तो वो जो नॉलेज बैंक है ना वो आपको ICW से मिलेगा। बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज मिल जाएंगी। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपकी वहां से हो जाएगी। तो आपका जो स्टडी टाइम है ICW के लिए, वो टारगेट आपके माइंड में ये होना चाहिए कि उधर से मुझे नॉलेज बैंक करना है। वहां पे मुझे इतनी ज्यादा प्रैक्टिस इसलिए नहीं करनी कि वो डिफरेंट तरीके से उसकी अप्रोच डिफरेंट है, वो मैं आप जरा डिटेल में ना हम जब सेशन स्टार्ट करेंगे उसमें बताऊंगा, वो टोटली डिफरेंट है, उसका तरीका अलग है। सबसे पहली बात उसमें ये है कि ICW जो है ना बहुत सारी चीजें यानी कि बता देता है जो कि आई कैप नहीं बताता। अब ICW में चैलेंज ये होता है कि भाई सब कुछ ही बता दिया, लिखूं क्या मैं? आई कैप में ये अल्हम्दुलिल्लाह है कि वहां पर हमारे पास बहुत सारी चीजें नहीं है, तो अब मुझे मेरे पास यानी कि मैं जब ये बात करूं लिखूं क्या, तो वहां अक्सर जो स्टार्ट होता है वो 100 वर्ड से होता है। जबकि आई कैप का ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है कि स्टार्ट हो सकता है हाउ से हो, वाई से हो, वहां पे बहुत सारी चीजें मैं लिख सकता हूँ जो कि नहीं बताई गई। ऐसे जब उन्होंने सब बता दिया, अक्सर वो 100 वर्ड से ही स्टार्ट करता है, उसका वो मेरे ख्याल में लेवल भी ज्यादा है। तो बहरहाल, तो वहां पर मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी, उसका नेचर अलग है। मुझे जब प्रैक्टिस करनी है ना, तो सर ने बिल्कुल सही गाइड किया कि आप वर्कबुक से करें आई कैप की, या आई कैप के पास पेपर्स करें। आपकी प्रैक्टिस का टारगेट ज्यादा वहां होना चाहिए। हाँ, ICW में जो लिमिटेड क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करने हैं ना, वो आपने करना है इंटरैक्टिव और सेल्फ टेस्ट। आपके वो जो फुल फ्लेज एग्जाम के है ना सर, वो आप ना उस पे उसमें आप टाइम लगाए पढ़ने में, उसको समझने में, अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग करने में, समझ रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी नॉलेज बैंक को इंक्रीज करने के लिए। सही है। बस अब मैं क्लोज ही कर रहा हूँ इंशाल्लाह। इसके बाद आपने एक तो ये काम करना है जो बता दिया मैंने कि वो जो रीडिंग करनी है, तो उसमें आप डिफरेंट वो कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर रहे होंगे। प्रैक्टिस का मैंने आपको बता दिया, सही है। और क्या मिस्टेक्स है मैंने आपको बता दी, और क्या हर हर क्वेश्चन में आपको ये अप्रोच करनी है। अब एक एक चीज़ मैं ना एक ज़रा अप्लाई कर देता हूँ कि लाइव हम जो अपने सेशन में कर रहे होते हैं, ताकि आप भी अपने अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं ना तो वही काम करें। 5 मिनट और हैं, बस 5 मिनट में मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा और फिर एक सेशन एंड कर देंगे, एक आइडिया आपको हो जाए कि सर मैं काम क्या करना है। अब है ना एक क्वेश्चन आपके पास, छोटा सा क्वेश्चन आएगा। सर ये क्वेश्चन आया है आपके पास, ये नजर आ रहा है सबको? जल्दी से बता दें। एक छोटा सा क्वेश्चन है, 5 मिनट बस मेरे साथ रहें तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। जी, नजर आ रहा है? अच्छा जी। यार ये जल्दी से मैं आपको, अच्छा, पढ़ने का तरीका क्या है, सबसे पहले क्या करना है, हमें रिक्वायरमेंट समझनी है, सही है। तो रिक्वायरमेंट समझ, ये कमेंट कोई नीचे ना देखे, मैं इसको ऊपर भी कर लेता हूँ, कमेंट कोई ना पढ़े प्लीज। रिक्वायरमेंट देखते हैं। डिस्क्राइब
how CEO of gaming could substantiate assertion about the level of brand investment his business requires। अब मैं सोचना शुरू कर रहा हूँ, अच्छा भाई, इसने ब्रांडिंग की बात आ गई, ब्रांड इन्वेस्टमेंट की बात आई है, तो अब मेरे ध्यान में मार्केटिंग आनी चाहिए, मार्केटिंग में ब्रांड डेवलप करनी है मार्केटिंग के थ्रू। जब मैं ब्रांड डेवलप करता हूँ तो मल्टी ब्रांडिंग भी होती है, जब मैं ब्रांड का डेवलप करता हूँ मल्टीलेटरल ब्रांडिंग होती है, और ब्रांडिंग की कॉपरेशन होती है, वो डिफरेंट तरीके, ये अब ये मेरे ध्यान में ना डिफरेंट, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस तरीके से मैं सोचना शुरू कर दिया, अब ये बहुत सारी चीजें मेरे ध्यान में आनी चाहिए। यानी कि ये है लेवल, जब आपने स्टडी करनी है तो। जी समझना, मैं बताता हूँ। अच्छा, डिस्क्राइब हाउ सीईओ ऑफ गेमिंग कुड सब्सटेंशिएट। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि मुझे कोई अजर्शन है, अजर्शन है, अच्छा पता नहीं, उसका अपना लेवल ऑफ ब्रांड इन्वेस्टमेंट जो इसको चाहिए, उसकी अजर्शन को मुझे सब्सटेंशिएट करना है। सीपीएच, इसने बताया कि चार इंडस्ट्रीज हैं। सीपीएच कंस्ट्रक्शन है, इंजीनियरिंग है, एचपीएच ट्रांसपोर्ट है, गेमिंग है। अच्छा भाई, कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन में मेजरली मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग होगा, हालांकि ये सर्विस सेक्टर है, लेकिन इसका, इसकी जो प्रोडक्ट होगी वो टेंजिबल होगी। इंजीनियरिंग की भी जो प्रोडक्ट होगी वो टेंजिबल होगी, अल्टीमेटली एक टेंजिबल प्रोडक्ट निकल के आएगा। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो ये भी सर्विस है, मैन्युफैक्चरिंग है, ये भी सर्विस इंडस्ट्री है, लेकिन इसकी टेंजिबिलिटी भी है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में मैं बस में लेके जा रहा है वो, और फिर एक एग्जांपल है, या वो ट्रेन में या थ्रू एयर लेके जा रहा है, वो उसकी टेंजिबिलिटी थोड़ी सी है। गेमिंग, तो ये बिल्कुल एक नई इंडस्ट्री है, अगर इन तीनों के मुकाबले में देखें तो ये एक अलग है। अब ये मैं ना अपने जहन में एनालिसिस करते जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, चार इंडस्ट्री बता दी, अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या अप्लाई करना है, वॉट किया है, सही है। वॉट ये है कि हमें सब्सटेंशिएट करना है असर्शन, तो इसकी जो असर्शन है ना, वो इस क्वेश्चन के लिए वॉट है। अच्छा, अब देखते हैं। रिसेंटली द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सीपीएच गेमिंग हैज केम अंडर प्रेशर फ्रॉम द बोर्ड ऑफ द सीपीएच ग्रुप टू जस्टिफाई द कंपैरेटिवली लार्ज आउटले ऑफ बिजनेस इनकम्स ऑन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कंपेयर्ड विद अदर थ्री कंपनीज। आ बाकी की जो तीन इसके सेक्टर हैं उसके मुकाबले में बहुत बड़ा आउटले है, उनके मुकाबले में बहुत ज्यादा मार्केटिंग कर रहा है भाई ये बंदा। तो मैनेजिंग डायरेक्टर मेंटेन्स दैट गेमिंग relies more heavily on its brand than other CPH companies, as such must invest a higher proportion of its turnover in marketing and promotion। अब ये इसका assertion है जिसको मुझे सब्सटेंशिएट करना है। अब है ना, मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊं, जल्दी जल्दी में अगर ये क्वेश्चन पढ़े और ये अक्सर हुआ है, तो मेरे पास जो आंसर आते थे वो बड़े जबरदस्त आते थे, और अक्सर ऐसा भी होता था कि मैं जब स्टूडेंट से वर्बली पूछता था वो कुछ और कहता था, और जब मैंने उसका देखा होता था आंसर तो वो कुछ और ही होता था। तो आंसर क्या आता था सर, एडवर्टाइजिंग क्यों, किस तरह करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट किस तरह करनी चाहिए एडवर्टाइजमेंट की, या किस तरह टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट होती है। सर टारगेटेड प्रमोशन क्या होती है, एक बच्चे ने ये भी भेजा कि वो पूरा जो है ना वो टारगेटेड प्रमोशन या सिक्स आईज पे चला गया, सिक्स आईज ऑफ मार्केटिंग, क्योंकि ये भी बड़ा रेलेवेंट लग रहा है इंटेंजिबल इंडस्ट्री, तो मैं पूरा उसको बता दिया कि भाई क्या आपने सिक्स आईज किस तरह अप्लाई करना है, आपने टारगेट किस तरह करना है मार्केट, या उसको ये मशवरा दिया कि एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से कम की जा सकती है। मुझे बताएं, ये मैंने डिफरेंट वैरायटी ऑफ आंसर्स दिए हैं। क्या आप लोग भी इस तरीके से सोच रहे हैं? क्या आप लोग, हाँ, मार्केट पोटेंशियल किया है उसका, उसमें एडवर्टाइजमेंट किस तरह टारगेट करनी है। मिस्टर उजैर, मुझे ये बताएं, आप इस तरह सोच रहे हैं? क्या ये मैंने जो वैरायटी ऑफ आंसर्स दिए हैं उसमें से किसी तरीके से आप दे रहे होंगे, या सोच रहे होंगे एटलीस्ट? जी, जी उजैर, आप क्या सोच रहे हैं? जी उजैर। अच्छा, उजैर को छोड़, उजैर उजैर जब तक बताते हैं, बाकी लोग बताएं, कि आप लोग क्या सोच रहे हैं कि इसको किस तरह अप्रोच करना है। उजैर ने बोला वेज ऑफ ऑपरेटिंग, यानी कि किस तरीके से ऑपरेट करना है, ऐसा ही ना? ऑपरेट किस तरह करना है, मतलब मैंने मार्केटिंग को किस तरह ऑपरेट करना है, ऐसे ही ना? टारगेट कैसे करना है, ताकि, है ना? जी उजैर, असर्शन को सब्सटेंशिएट करने की हुई है। जी उजैर। अच्छा, एक है ना, अब मैं अब आपको बताता हूँ। अब दो तीन तरीके से स्टूडेंट्स की मेंटेलिटी चल रही होगी। एक तो ये है ना, बहुत सारे लोग रिक्वायरमेंट समझ के भी अवॉइड कर देंगे, क्योंकि वो बोलेंगे यार ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि असर्शन को किस तरह जस्टिफाई करूं। वेज ऑफ मार्केटिंग के ऊपर कमेंट करेंगे, ठीक है, कि वेज ऑफ मार्केटिंग देखेंगे, एनालाइज करेंगे, सही है। अच्छा, अब ज्यादातर लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि डिफेंड करना है सीईओ का ओपिनियन।
सही है, लेकिन ये हमने बड़ा गौर से पढ़ा। अक्सर ऐसा होता है बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन में इस तरह की चीजें बिल्कुल अवॉइड हो जाती हैं। जी जी सर, बिल्कुल कंक्लूड करने की तरफ जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे बताना है कि ये हमने लाइव एनालिसिस किया और हमने बताया कि भाई ऐसा नहीं है। अब जब जस्टिफाई करेंगे ना तो बड़ा सिंपल आंसर होगा। कंक्लूड कर देंगे कि इंटेंजिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट बताएंगे कि भाई ये जो सर्विस सेक्टर है, गेमिंग सेक्टर है, ये क्योंकि इसमें ज्यादा एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर इंटेंजिबिलिटी है, तो इन्हांस करने के लिए एक्सपीरियंस को हमें बार बार एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। और रिलेटिवली ये एक नया प्रोडक्ट है, तो इसमें ग्रोथ के ऊपर ज्यादा काम करना पड़ेगा एज कंपेयर टू अदर इंडस्ट्री। तो अब ये हम लाइव जब कर रहे होते हैं ना, तो आपका आप समझते हैं माइंड एक्सपेंड होता है, सोचने के काबिल होता है, एनालाइज करने के लिए हम करते हैं। तो ये बेसिकली आपने अपनी स्टडी में बार बार करना है, हर क्वेश्चन में करना है, व्हाट हाउ एंड सो व्हाट। रिक्वायरमेंट को इस तरीके से समझना है। इवन एक बच्चे ने जो आंसर दिया ना कि एनालाइज करना है वे ऑफ मार्केटिंग, ये भी नहीं चलेगा। आपको बेसिकली उसने ये बताया कि आदर्शन बताना, आदर्शन को जस्टिफाई करना है। और ये भी उसने बता दिया कि किस तरीके से करना है। कि वो बता रहा है कि भाई मुझे मेरी जो इंडस्ट्री है वो डिपेंडेंट है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। तो मेरा आंसर लिंक हुआ कि डिपेंडेंट क्यों है, अब मुझे ये बताना है। अब बात समझ रहे हैं कितना टारगेटेड है, डिपेंडेंट क्यों है ये बताना है। एक तो मुझे आदर्शन जस्टिफाई करना है, वो भी बता दिया उसने कैसे जस्टिफाई करना है कि मेरे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर मेरी इंडस्ट्री डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट इसलिए कि इंटेंजिबिलिटी का इशू है, डिपेंडेंट इसलिए कि रिलेटिवली न्यू प्रोडक्ट। तो ये है एनालिसिस, ये मैंने आपको करके दिखा दिया। तो भाई ये काम आपने मुसलसल हर जगह पे करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर मैं आप कंक्लूड करूं, जो आखिरी बात ये है कि सर ये एक मुश्किल काम है। देखने से बिल्कुल मुश्किल लगता है, करने में भी मुश्किल है। हमारा जो लेवल है ना, अगर मैं कंक्लूड करूं, वो यहाँ तक पहुंचना है कि स्टोरी की तरह, और ये स्टोरीज हम वाला जो सिलसिला है इसलिए शुरू किया है कि स्टोरी की तरह एक सिनारियो के साथ आपको कनेक्ट होना है। एक स्टोरी जब आप पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो स्टोरी होती है। तो वो कहानी की तरह आपको करना है कि एक कहानी आई है, बिजनेस स्टोरी आई है मेरे पास, उसको मुझे इवेलुएट करना। तो ये लेवल अचीव करना है एग्जाम में। एग्जाम में बैठ के आपको स्टोरी की तरह पढ़ना है। तो यहां आपको 4 महीने तक मुसलसल ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक ही तरीके से। वही व्हाट हाउ सो व्हाट अप्रोच वहां पे अप्लाई करेंगे, हर हर रिक्वायरमेंट, हर हर क्वेश्चन पर। और बहुत ज्यादा टाइम रीडिंग पे लगाना है, प्रैक्टिस करनी है बिल्कुल। आई कैप की करनी है, आईसीडब्ल्यू की कम से कम करनी है, सिर्फ इंटरेक्टिव सेल्फ टेस्ट वो भी लिमिटेड। ठीक है। तो सबसे पहले रीडिंग, फिर इसके बाद सॉरी कॉन्सेप्ट रिवीजन जो कि रीडिंग के साथ ही हो रहा होगा। फिर रीडिंग, रीडिंग के साथ जो रिक्वायरमेंट समझना है, वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट आईएसडब्ल्यू की आप कर रहे होंगे, अगेन वो रीडिंग के साथ हो रहा होगा। ये काम आपने करना है। फिर बीच बीच में आपने फिर इंशाल्लाह 1-2 महीने बाद वो हम पूरा प्लान बताते हैं कि आपने फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है आई कैप के थ्रू। और हम असाइनमेंट्स देते हैं उसमें बाकायदा चेक करके भी देते हैं, और उसमें इसी तरीके से बाकायदा मिस्टेक्स भी निकालते हैं। मैं जरा एक नज़र आपको बस आंसर दिखा दूं किसी स्टूडेंट का, और बस अब कंक्लूड हो रहा है। तो ये हम बहुत अच्छी एनालिसिस बात की करते सर हैं। फुरकान ने कि देखें, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि आपका आंसर भी चेक हो रहा है और एक अप्रोच के साथ आप चल भी रहे हैं। और बस यही चीज़ है कि अप्रोच आपने पिक कर ली ना तो हो जाएगा। ये बीएफडी एसपीएम के कॉन्सेप्ट्स की तरह नहीं है कि हमने कॉन्सेप्ट पकड़ लिए, नॉलेज अप्लाई कर ली तो हो गया काम, नहीं। और ये इस पे बड़ा एफर्ट है, एंड थैंक्स टू सर फुरकान। सबके क्वेरीज भी रिस्पॉन्ड सर किए बस मैं आपने। एक आंसर दिखा दूं और इसके बाद बस हम क्लोज कर रहे हैं। तो वो एक चीज बस लास्ट है, ये बुक सॉफ्ट में एक दे मैं देंगे एग्जांपल के तौर। बिल्कुल, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको सर फुरकान बुक सॉफ्ट में दे देंगे जी, बाकी लोगों के लिए हार्ड में अवेलेबल होगी। ये देखें, अब ये ना पूरा ये इस तरीके से एनालिसिस किया है। अब इसने एक पॉइंट लिखा था जो कि बिल्कुल गलत है, और एक एक पे हमने कमेंट दिया है। तो कहने दिखाने का मकसद ये बिल्कुल भी, मैं ये नहीं कह रहा कि यार ये एक तरह से कोई मार्केटिंग हम नहीं कर रहे। मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि यार अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, तो वो जो सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी कि मिस्टेक लॉग, अब ये मिस्टेक लॉग है। अब मैं उसको कहता हूँ कि भाई ये मिस्टेक लॉग, आपने ये मिस्टेक की है, जरा आइडेंटिफाई करके रख लें अपने पास। ये बिल्कुल। मैंने ये बताई है पूरी, तो वो अपने पास करके रख लेता है। और फिर जो है ना वो अगली दफा जब आता है तो और इम्प्रूव होता है, और इम्प्रूव होता है, और इम्प्रूव होता है। तो प्लीज ये काम आपने करना है सर। मैं कंक्लूड कर लिया है मैंने, और अगर किसी की मतलब कोई क्वेरी है तो बस हम प्लीज कर एंड सकते करते हैं। हैं, नमाज का भी टाइम हो रहा है। देखें जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे बात हुई थी कि हमने जो है ना इस पढ़े में पेपर निकालने की भरपूर कोशिश करनी है। एंड थैंक्स टू सर, सर ने बड़ी प्यारी बात की कि नया पेपर ठीक है इम्पॉसिबल नहीं है, मगर वो बात है ना हम क्यों उसके चक्कर में पड़े, हम इसी में निकालें, अपना टाइम यूटिलाइज करें। एंड दैट्स अ ग्रेट, जैसे कहते हैं ना कि थॉट।
एंड पर्सनली स्पीकिंग मैं समझता हूँ एक डेडिकेटेड एफर्ट की जरूरत है, एक इंसाफ करने की जरूरत है इस पेपर के साथ। और मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से कि इसी अटैम्प्ट में जून 25 में इंशाल्लाह हमारा पेपर भी पास हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर फुरकान। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। इंशाल्लाह जो है ना कि अगर आपको ये सेशन समझ आया हो तो इसकी रिकॉर्डिंग भी हम शेयर करेंगे यूट्यूब पर, तो आप और लोगों से भी शेयर कर सकते हैं जो MSA 2 दे रहे हो। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली सैटरडे को एक डिटेल सेशन होगा December 24 के पेपर से रिलेटेड। जिनका December 24 पास नहीं हुआ है वो हमारे ग्रुप में रहेंगे, अप टू डेट ओपन फॉर ऑल होगा। उसमें December 24 के स्पेसिफिक पेपर पे हम बात करेंगे कि क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं। ठीक है, चलें, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर सर फुरकान, जज़ाकल्लाह थैंक यू। वेरी मच। एंड अल्लाह इंशाल्लाह हाफिज। कहना कि ग्रुप पे हम अवेलेबल होंगे, बाकी मेरा नंबर आपके पास मौजूद है, आप चाहें तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।